नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गेस पेपर्स की और गेस पेपर्स की इस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं जो सेकेंड ईयर के हॉर्टिकल्चर चल रही है और वो हॉर्टिकल्चर आपके मुख्य रूप से वेजिटेबल्स की बात करती है। उसमें की वेजिटेबल्स जो आपके टोमेटो है उसको कैसे उगाते हैं, ब्रिंजल को कैसे उगाते हैं, ठीक है। लगभग सारी ही वेजिटेबल्स उसमें आपके ऐड हुई है सिलेबस में, ठीक है। तो उसी से संबंधित जो आपका ये सिलेबस है और ये जो कोर्स है इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। सारी चीजों को डिस्कस करेंगे एक तरफ से कि कौन कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है जो कि आ सकती है, उसके बाद में डिफरेंसेस की बात करेंगे, उसके बाद में आपके कमेंट्स वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप फर्स्ट की और लॉन्ग टाइप सेकंड की यानी कि छठे और सातवें क्वेश्चन की भी बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और बता दो सबको कि वीडियो आ चुकी है और वो भी किसकी, हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, सबको पता ही है, ब्राइट एग्रो क्लासेज के जो आपका ऐप है उस पे मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। पहले डेफिनेशंस की बात करें तो ये आपका गेस पेपर है, इसमें एक बार मैं बता देता हूं। वेजिटेबल फोर्सिंग क्या होती है इसको देखेंगे, नर्सरी क्या होती है इसको देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई आपके जो हॉर्टिकल्चर होती है उसमें नर्सरी, ठीक है। फिर क्यूरिंग को देखेंगे, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में क्या क्या करते हैं ये चर्चा करेंगे, ग्रेडिंग की बात करेंगे, रूट फोर्किंग की बात करेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से गाजर में और मूली में देखी जाती है, गाजर में और आपके मूली में ये कंसेप्ट देखा जाता है, इसकी भी चर्चा करेंगे क्या होता है। बोल्टिंग बात करेंगे, अभी ऑनियन में बोल्टिंग कैसे होती है उसकी भी बात करेंगे, पीजीआर की बात करेंगे, अर्थिंग अप की बात करेंगे, ठीक है। इन सब की चर्चा हम करेंगे। इसके बाद में डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस आपके देखो, एक तो नर्सरी से ही डिफरेंस आता है, ठीक है। नर्सरी से जैसे भाई जो नर्सरी की ये आपके जो होती है बेड्स लगाते हैं हम, तीन प्रकार की बेड होती है और तीनों से जो है अंतर पूछा जाता है। फ्लैट बेड हो गई, रेज बेड हो गई, शंकन हो गई, ठीक है। इन तीनों से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपके कसूरी मेथी है और कॉमन मेथी है, ठीक है, क्योंकि मेथी क्या है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है और मुख्य रूप से हम स्पाइसेज मानते हैं, लेग्यूमिनेसी की है और स्पाइसेज मानते हैं इसको। तो स्पाइस में है, इसका मतलब ये आपके कसूरी और कॉमन मेथी दो प्रकार की होती है। कसूरी मुख्य रूप से जो सूखी हुई मेथी होती है उसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो आपके हैं खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो हरी पत्तेदार सब्जी के रूप में काम में लेते हैं वो आपके कॉमन मेथी होती है। ब्रॉडकास्टिंग और लाइंस जो सोविंग है उसमें भी आपको अंतर याद रखना है। इसके अलावा जो डिटरमाइनेंट और इनडिटरमिनेंट जो टोमेटो है उसकी भी बात करनी है, ठीक है। यानी कि इनकी भी हम बात करेंगे, दोनों क्या होते हैं, ठीक है। इसके आगे बाद में बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल जो गार्डनिंग है उसकी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, वेजिटेबल के टाइप नहीं पूछ रहे हैं, गार्डनिंग के, वेजिटेबल गार्डनिंग जो होती है उसके टाइप पूछ रहे हैं। जैसे आपने किचन गार्डनिंग सुनी होगी, वर्टिकल गार्डनिंग सुनी होगी, ठीक है। उसी कंसेप्ट की बात करेंगे। रूफ गार्डनिंग होती है, ऊपर छत पे जो गार्डनिंग की जाती है, ठीक है, उन सब पे चर्चा करेंगे। फार्मिंग ऑफ जिंजर की बात करेंगे, यानी कि अदरक को कैसे उगाया जाता है, क्या टेम्परेचर चाहिए, कितनी मिट्टी चाहिए, कौन सी चीज जो है प्रवर्धन के लिए इस्तेमाल की जाती है, एनपीके जो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से करेंगे, सभी पॉइंट्स में चर्चा करेंगे। एक बात मैं और बता देता हूं आपको, जितनी भी जो फसलें हैं, चाहे वो आपके एग्रोनॉमी की फसलें हो, ठीक है, चाहे वो आपके हॉर्टिकल्चर की फसलें हो, सभी फसलों के लिए एक कॉमन पैटर्न तैयार किया गया है, ठीक है। क्या तैयार किया गया है, पैटर्न तैयार किया गया है कि कैसे लिख के आना है, ठीक है। जब भी कोई फसल का वर्णन पूछता है कि इस फसल को डिफाइन कीजिए, इसकी कल्टीवेशन को बताइए, तो फिर आपको कैसे लिख के आना है। जैसे बॉटनिकल नेम होता है, फैमिली होती है, उसके बाद में ओरिजिन होता है, उसके बाद में कुछ बेसिक बातें होती है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, जो डिजीज मैनेजमेंट है उसके लिए क्या करते हैं, खरपतवार के लिए क्या करते हैं, ये सारी चीजें जो पॉइंट वाइज है वो आपके एक फॉर्मेट के रूप में बनाकर हमने तैयार किया है। उसको आप देख लेना, ब्राइट एग्रो क्लासेज पे जाके एक बार चेक कर लेना, उसको आपको हेल्प होगी, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे लॉन्ग टाइप फर्स्ट, ठीक है। ये आपका छठा क्वेश्चन हो जाएगा। छठे क्वेश्चन में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो फार्मिंग ऑफ ब्लैक पेपर यानी कि जो आपकी काली मिर्च होती है उसकी बात करेंगे और कार्डेमम यानी कि आपके इलायची की भी बात करेंगे, ठीक है। इलायची बहुत प्यारी होती है खाने में, तो ये यहाँ पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे कमेंट्स की, ठीक है। कमेंट्स की बात करें तो डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो है, डिसऑर्डर ऑफ कॉलीफ्लावर है, दोनों की बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन से डिसऑर्डर है, कौन कौन से जो है यूज किए जो है देखे जाते हैं नॉर्मली टोमेटो में और कॉलीफ्लावर में, उनकी हम बात
करेंगे। इसके बाद में पॉलिशिंग करते हैं किसमें, और कलरिंग करते हैं। आपके टर्मेरिक जो हल्दी होती है उसमें एक तो पॉलिशिंग का काम करते हैं और एक जो कलरिंग है उसका काम करते हैं। दोनों की बात करेंगे क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्पाइसेज की भी बात करेंगे, जो मसाले हैं उनका क्या महत्व है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल, इंपॉर्टेंस और स्कोप, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है। वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं, उसके बाद में उसका इंपॉर्टेंस स्कोप पूछ लेते हैं। इसके बाद में ये आ जाती है आपके फसलें, ठीक है। कौन कौन सी, आपके टोमेटो, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, कैप्सिकम, पी, ऑनियन, रेडिश, पालक, लौकी, ये सारी क्या है आपके फसलें हैं। और ये फसलें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इनको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। ये हमारा गेस पेपर है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, ठीक है। क्या किसकी बात कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशंस की, ठीक है। डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती है और कभी कभी क्या होता है, ये जो डेफिनेशंस है इनसे क्या होता है कि आपका जो शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन या कमेंट वाला जो 5वां क्वेश्चन आता है उसमें भी ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि अंतर वाले क्वेश्चन में भी ये यहाँ से जो है क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। पेपर यही आने वाला है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, ठीक है। ये चीज देख लेना। यहाँ पर बात करते हैं डेफिनेशन की, ठीक है। तो उस प्रक्रिया जो कि आपके ये जो वेजिटेबल फोर्सिंग है, अब देखो फोर्स का मतलब होता है कि मजबूरी से उगाना, कहने का मतलब कि हम जबरदस्ती जो है उगाते हैं। तो उस क्योंकि वेजिटेबल अधिकतर हम ऑफ सीजन में उगाएंगे तभी ज्यादा किसान को फायदा होता है, ठीक है। ऑन सीजन में तो नॉर्मली सभी उगाते हैं, तो सब उगाते हैं तो जो भाव है वो उतना नहीं मिलता है, बाजार में जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। उस टाइम पे इतना भाव नहीं मिलता है, तो ऑफ सीजन में सब्जियां उगाने से अधिक हमको क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। तो आपको कहना है कि उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सब्जियों की हल्दी वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए नियंत्रित पर्यावरणीय स्थितियां जैसे कि तापमान, प्रकाश, आर्द्रता प्रदान की जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है भाई, हम क्या कहते हैं आर्टिफिशियली नियंत्रित करके मुख्य रूप से तापमान, प्रकाश और आर्द्रता देते हैं। जैसे हम पॉली हाउस की बात कर ले तो पॉली हाउस एक क्या है, आपके जो वेजिटेबल फोर्सिंग है उसी का एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है, हम जो है टेम्परेचर बढ़ाते हैं। यदि सर्दियों की फसल है तो उसमें क्या करेंगे, हम टेम्परेचर बढ़ाकर उसको जो है आपके जो बारिश वाला मौसम है उसमें भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो ऑफ सीजन में हम क्या करते हैं, उगा पाते हैं। कब उगा पाएंगे, जब आपके कोई नियंत्रित स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर आप ऐसा कर पाओगे। कंट्रोल किसको करोगे, तापमान, प्रकाश, आर्द्रता को कंट्रोल करोगे। इनको करके आप क्या करते हो, फसल उगाते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग। उद्देश्य क्या है, इनसे हम सब्जियों को सामान्य वर्दी अवधि से पहले फसल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से ऑफ सीजन में जो ठंडी जलवायु होती है उसमें उगा पाए, ठीक है। ठंडी जलवायु में क्या होता है कि अधिक ठंड पड़ती है, तो अधिक ठंड में जो वो सब्जियां जो कि गर्मियों में उगाई जाती है वो इस ऋतु में नहीं उग पाती है, तो ठंड में उगाने के लिए हम पॉली हाउस में उनको उगा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली हम जो खीरा होता है आपका, ठीक है। अब खीरा गर्मियों में उगता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन उसको यदि हम ऑफ सीजन में उगाना चाहे तो हम फिर पॉली हाउस का सहारा लेते हैं, ठीक है। पॉली हाउस में क्या होता है, जो आपकी पॉलीथीन होती है वो गर्म कर देती है अंदर वाले टेम्परेचर को, और जिससे खीरे का अच्छा उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नर्सरी क्या होती है। तो नर्सरी क्या है, एक तरह से जैसे आपने कभी कभी हॉस्पिटल में गए हैं तो वहां पर एक आईसीयू वार्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, आईसीयू, ठीक है। अब ये इंटेंसिव केयर यूनिट है। क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि यहाँ पर आपको पेशेंट को क्या करना पड़ता है, एक एडिशनल केयर देनी पड़ती है, उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। हम कहते हैं भाई आईसीयू में भर्ती है, इसका मतलब हो गया वहां पर क्या है, एडिशनल केयर दे रहे हैं, उसका चार्ज भी ज्यादा लगते हैं, बार बार उसको डॉक्टर संभालने भी आता है, देखता भी है, ठीक है। वो ही सिस्टम यदि हम प्लांट्स के साथ में करें, ठीक है भाई, छोटे पौधे हैं तो उनको केयर की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। छोटे पौधों को जो कीट है वो ज्यादा लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं, पानी ज्यादा दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, पानी कम दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीजों को संभालने के लिए भाई बार बार हम उनको संभाल पाए, इनको हम नर्सरी में उगाते हैं, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं नर्सरी। तो नर्सरी वह स्थान है जहां युवा पौधे, जो छोटे पौधे हैं, बीज पौधों को उगाया जाता है, पाला जाता है, और इससे पहले कि उन्हें खेत में स्थानांतरित किया जाए। तो खेत में स्थानांतरित करने से पहले उनको क्या किया जाता है, इंटेंसिव केयर में उगाया जाता है, पाला जाता है,
ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, नर्सरी बोलते हैं। तो नर्सरी आपके हॉर्टिकल्चर की क्या है, ICU है। ठीक है, आगे बात समझ में, इसको समझ लेना। यह युवा पौधों को उगने विकसित होने के लिए आदर्श तापमान प्रदान करती है। ठीक है, एक अनुकूल टेम्परेचर देती है और साथ में जिससे कि ट्रांसप्लांट के समय बेहतर जीवित रहने की दर सुनिश्चित हो सके, जिससे यदि प्लांट हेल्दी रहेगा, ठीक है, पहले से ही वो स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, तो उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, दूसरे खेत में लेकर उगाएंगे तो वो आसानी से उग पाएगा। ठीक है, वहां जाकर आसानी से उग पाएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बात करते हैं डेफिनेशन की। ठीक है, किसकी डेफिनेशन आ रही है, तो क्यूरिंग की डेफिनेशन आ रही है। ठीक है, ध्यान रखना है, किसकी आ रही है, क्यूरिंग की। अब देखो क्यूरिंग क्या होती है, नॉर्मली हम बात कर लेते हैं। क्यूरिंग का मतलब होता है कि आपके क्या होता है, कभी कभी ऐसी फसलें होती है जिनको खेत में थोड़ा सा सुखाना जरूरी होता है। जैसे प्याज है, प्याज को आप काटते ही बाजार में नहीं ले जा सकते, वहां पर मंडी में लेके जाओगे उसके भाव कम लगेंगे। ठीक है, उसको थोड़ा से सुखाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है, यदि आप डायरेक्ट उसको स्टोर करते हो या डायरेक्ट बाजार में लेके जाते हो तो प्याज का जो डंठल होता है उसमें से रस निकलता रहता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जो प्याज है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को कम करने के लिए क्या करते हैं, पहले उसको थोड़ा सुखाते हैं। क्या करते हैं, खेत में धूप में सुखाते हैं। अब इस सुखाने की प्रक्रिया को, इसी सुखाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आपके क्यूरिंग बोलते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सब्जी, विशेष रूप से जो कंद वाली सब्जी होती है, बल्ब होती है, उनको सूखा कर, सख्त करके संरक्षित किया जाता है और सड़न को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। अगली बात समझ में, तो प्याज में, लहसुन में, इनमें मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद में सब्जियों की जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए और भंडारण के दौरान उनकी गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। यदि प्याज को हमें स्टोर करना है तो पहले उसको थोड़ा सुखाना पड़ेगा, डायरेक्ट आपके गीले प्याज को स्टोर नहीं कर सकते, उसको सुखा कर स्टोर करोगे तब वो जो है स्टोर होगा। अगली बात समझ में, तो ये बातें हैं। इसके बाद में बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी की। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, तो ये पहली बात तो कब होगी, जब हार्वेस्टिंग के बाद हम काम करेंगे। ठीक है, क्या होता है, एक तो हम हार्वेस्टिंग कर ली, यानी कि हमने फसल काट ली, अब उस फसल को हमें आगे क्या करना है, आगे उसको साफ सुथरा करेंगे, या तो ये ऑप्शन होता है कि साफ सुथरा करेंगे, पैक करेंगे और बाजार में बेच देंगे। दूसरा ये होता है कि हम कुछ टाइम के लिए स्टोर रख ले, उसको एक जगह रख ले, भाव आने पर बेचेंगे। ठीक है, एक होता है कि कोल्ड स्टोरेज, यानी कि बहुत दिनों तक स्टोर करेंगे उसको एक निम्न तापमान पर। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट उससे बना लेते हो। ठीक है, जैसे टोमेटो है तो टोमेटो से आपने सॉस बना लिया। तो ये जितने भी प्रक्रियाएं होती है ये आपके पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में ही आती है। ये क्यों की जाती है, ये आपके फसल को खराब होने से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, ताकि जो वेस्ट है वो ना हो, ऐसा ना हो कि टमाटर पड़ा पड़ा ही खराब हो जाए, वो पड़ा पड़ा खराब हो जाए, उससे अच्छा है कि उसका सॉस बना लिया जाए। सॉस खराब नहीं होता है, वो थोड़ा लंबे टाइम तक रहता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। उस प्रक्रिया या तकनीक को कहते हैं जो कि सब्जियों को कटाई के बाद में संभालने, यानी कि उनको सही ढंग से रखने, संग्रहित करने, स्टोर करने, प्रोसेसिंग करने और परिवहन करने के लिए उपयोग की जाती है। ये सारी चीजें उसी में आती है। प्रोसेसिंग में आपके वो सारी चीजें आ जाती है, जैम बनाना, जेली बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये सारी प्रोसेसिंग में आ जाती है। ठीक है, बाकी स्टोर करना, संभालना, ये सारी चीजें भी आपके पोस्ट हार्वेस्टिंग में ही आती है। पर्पज क्या होता है, तो लक्ष्य कटाई के बाद की हानि को कम करना, यह सुनिश्चित करना कि सब्जियां उपभोक्ता तक पहुंचते तक ताजगी और पोषक तत्वों से भरपूर रहे। इसके साथ में ही हम ये भी कहते हैं कि भारत में जो वेस्टेज है, ठीक है, सब्जियों और जो आपका ये है ना फल, इनका जो वेस्टेज होता है वो 25% से 30% के बीच में होता है। यानी कि जो आपकी 1/4 सब्जियां और फल है वो बाजार में ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में, ग्राहक तक पहुंचाने में ही खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो आप मान लो 100 केजी सब्जी उगा रहे हो, उसमें से 25 केजी खराब ही हो रही है, तो फिर मुनाफा कहाँ से आएगा, नुकसान ही होगा। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए, ये जो अंतर है जो आपका 25% सब्जी खराब हो रही है, इसको कम करने के लिए पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें वहां पर काम आती है। इसके बाद में ग्रेडिंग की बात कर लेते हैं। ग्रेडिंग क्या होता है, तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो आपका सब्जी है, आपका फल है, उसको आकार या उसकी साइज के आधार पर बांट लेना।
ठीक है। जैसे कुछ फल है जो छोटे आकार के हैं तो उनको अलग कर लेना, कुछ मीडियम आकार के हैं उनको अलग कर लेना, कुछ बहुत बड़े हैं उनको अलग कर लेना। देखते हो बाजार में नॉर्मली हम कहते हैं कि सेब कई वैरायटी की आती है, छोटी वाले सेब होते हैं, हरे हरे से छोटे छोटे होते हैं, वो पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, वो सस्ते बिकते हैं। मोटे मोटे सेब होते हैं वो महंगे बिकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ग्रेडिंग करके हम क्या करते हैं, जो मूल्य है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मूल्य को बढ़ाते हैं। तो ग्रेडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें सब्जियों को उगने जैसे कि आकार, गुणवत्ता और उपस्थिति के आधार पर छांटा जाता है ताकि समानता और बेहतर विपणन क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, किसको, समानता और बेहतर विपणन, विपणन का मतलब मार्केटिंग के लिए, तो अच्छे ढंग से मार्केटिंग हो सके, अच्छे ढंग से जो समानता है वो हो सके। ठीक है, एक जैसे जो फल है वो एक जगह ही रहे, इसके लिए हम ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग नॉर्मली मैन्युअली भी की जाती है, यानी कि हाथों से भी आप जो है छांट सकते हो कि मान लो ये सही है, ये मीडियम साइज का है, इसको हटा लो, ये छोटे हैं इनको हटा लो। या फिर मशीनों से भी ग्रेडिंग होती है। मशीनों से ग्रेडिंग मुख्य रूप से हम स्पाइसेज के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, किसके लिए काम में लेते हैं, जो आपके मसाले होते हैं। ठीक है, अब मसालों में ऐसा तो है नहीं कि जीरे का एक एक दाना उठा उठा के आप देखोगे कि हाँ ये तो ठीक है, ये तो मीडियम साइज का है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या करेंगे, वहां पर एक मशीन होती है, मशीन क्या करती है, जो ज्यादा बड़ी साइज के होते हैं उनको अलग निकाल लेती है, छोटे साइज के को अलग निकालती है। ये वेट के आधार पर या उसके साइज के आधार पर करती है। ठीक है, वो अलग अलग तरीके की यूनिट होती है जिसको हम सीड प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये इसमें होती है। ठीक है, ग्रेडिंग में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है पर्पज। पर्पज क्या है, तो यह गुणवत्ता नियंत्रित करता है। ठीक है, एक तो क्या होगा कि क्वालिटी मेंटेन होगी। आप ये कह सकते हो कि इस जो ये जो बैग है जो हमने पैक किया है, इसमें जो जितने भी सेब है वो बिल्कुल बेस्ट है, अच्छी क्वालिटी के हैं और बड़े आकार के हैं। ठीक है, तो आप जो है दाम अच्छा मांग सकते हो। मान लो जहां पर बाजार में 150 रुपए किलो बिक रहे हैं, आप 200 रुपए भी मांगोगे और ये गारंटी दोगे कि इसमें खराब नहीं है। तो गुणवत्ता का जो है मान आप किससे, अपने पैसों से जो है वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। ठीक है, यानी कि वहां पर जो है भाव बढ़ाकर आप उसको जो है बराबर कर लेते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, गुणवत्ता को नियंत्रित करता है, मदद करता है और उपभोक्ताओं को उन सब्जियों की आपूर्ति करता है जो कि उनकी विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करते हैं। ठीक है, तो जो उपभोक्ता अच्छी सब्जी लेना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी की सब्जी चाहते हैं, उनके लिए फिर ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है रूट फॉर्किंग। देखो रूट फॉर्किंग क्या होती है, आपने देखा होगा कभी कभी जो मूली होती है या गाजर होती है, इसको हम ऐसी जगह लगाते हैं जहां पर मिट्टी पोरस न होकर थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है, पोरस न होकर क्या होती है, हार्ड होती है, या उनको पानी नहीं मिलता है। ठीक है, या उनको क्या नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। तो मान लो ये गाजर है, तो गाजर में क्या होता है, ये सीधी बढ़नी चाहिए थी ऐसे कैसे, लेकिन ये हार्ड मिट्टी होने की वजह से ये क्या हो जाती है, ऐसे ऐसे बढ़ जाती है। ठीक है, किसमें, जो मोटी मोटी जड़ें हैं उनमें बढ़ जाती है, यानी कि डिवाइड हो जाती है, गाजर सीधी नहीं रहती है। आगे बात समझ में, तो ये चीजें आपके फोर्किंग, फोर्किंग का मतलब होता है चम्मच की तरह। फोर्क, चम्मच नहीं देखी क्या आपने कभी, मैगी खाने वाली जो चम्मच होती है ना, उसको हम फोर्क ही बोलते हैं, वो ऐसे होती है। ठीक है, मैगी खाने वाली चम्मच, तो इसमें ये फोर्क है। ठीक है, उसी प्रकार की ये जो फोर्किंग संरचना है ये आपके जड़ में बन जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आपके जो है रूट फोर्किंग बोलते हैं। तो जड़ें ऐसी हो जाएगी तो रूट फोर्किंग हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपके मूली और गाजर में देखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक ऐसी स्थिति है जब पौधों की जड़ें विभाजित हो जाती है या कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिससे कि पौधे की वृद्धि विकास प्रभावित होते हैं। यह अक्सर खराब मिट्टी की स्थिति, जड़ सती, गलत बुआई की गहराई के कारण ऐसा होता है। ठीक है भाई, या तो आपने मिट्टी ही ऐसी रख ली जो हार्ड है, चिकनी मिट्टी नॉर्मली हार्ड होती है, वहां पर ऐसी मूली और गाजर कम होती है। ठीक है, जड़ों में कोई सती हो जाए, गलत बुआई हो जाए, आप गहराई में ज्यादा डाल दो या ऊपर ज्यादा डाल दो। ठीक है, तो उस परिस्थिति में ऐसा होता है। तभी तो हम नॉर्मली देखा होगा आपने कि ये जो हम उगाते हैं गाजर या ये क्या करते हैं, हम ऐसे जो अपने ये होते हैं ऐसे उठी हुई बेड बनाते हैं इनके लिए। ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं, तो ये है ना, इस मिट्टी को आराम से जो है चीर लेती है, पोरस होती है ना, तो आराम से इसको चीर कर बन जाए। तो जो उठी हुई बेड है उन पे इनको ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, ये बातें भी ध्यान रखोगे। इसके बाद में बोल्टिंग इन ऑनियन की बात कर लेते हैं। देखो बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, नॉर्मली बात करते हैं। ठीक है, बोल्टिंग का मतलब नॉर्मली भाई एक तो सिस्टम ये होता है कि जो प्याज होता है, जिन्होंने प्याज उगाते हुए कहीं खेतों में देखा होगा या जिनके प्याज उगते हैं, ठीक है, तो उनको आप पूछना कि प्याज का बीज कैसे उगाते हैं। ठीक है, प्याज का नॉर्मली प्याज होता है और प्याज में क्या होता है कि जो है हम
भाई उसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करके जब अगला मौसम आता है तो दोबारा से उस प्याज के जो बल्ब है, ठीक है, इस प्याज का जो बल्ब है, मान लो ये प्याज का बल्ब है, ठीक है, ये जड़ें थी, इसको आपने जो है स्टोरेज में काट दिया, ये ऊपर से इसके जो पीछे वाला भाग था इसको भी काट दिया। अब इसमें क्या किया, ये स्टोर प्याज है, इसको आपने यहाँ से आधा काटा, ठीक है, यहाँ से क्या कर दिया, आधा काट दिया। अब ये जो नीचे जड़ वाला भाग है, ठीक है, ये नीचे वाला जो जड़ वाला भाग है इसको मिट्टी में लगा दिया। इसको क्या कर दिया, ये मान लो मिट्टी है और ये आपका वो नीचे वाला भाग है, इसको आपने यहाँ से मिट्टी में डाल दिया, मिट्टी भी डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ से इसको अनुकूल मौसम मिल गया, वही टेम्परेचर मिल गया, यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ से जड़ें देकर इसमें से क्या निकलती हैं, बड़ी बड़ी शाखाएं निकलती हैं जिन पर ऊपर फ्लावरिंग होती है, फूल आते हैं, जो आपका सुना होगा कि इनको हम मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, अम्बेल बोलते हैं, ठीक है। अम्बेल जो इनका फ्लोरोसेंस, जो इनफ्लोरोसेंस होता है वो होता है एक ही जगह से बहुत सारे फूल निकलना, ये संरचना अम्बेल होती है। तो इस प्रकार के गोल फूल निकलते हैं चारों ओर, ऐसा गुंबद बन जाता है ऊपर, ठीक है। ये बनने के बाद में इसमें आपको बीज मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, जब बीज लेना हो तब की बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने नॉर्मली खेत में उगा रखा है, ठीक है, खेत में बहुत सारे प्याज लगा रखे हैं। अब इन प्याज में क्या होता है कि ये जो ऐसी संरचना है वो इन प्याज में, नॉर्मल प्याज में विकसित हो जाती है, बल्ब विकसित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो संरचना विकसित होगी ना तो फिर फ्लावर ही आएगा, बल्ब नहीं बनेगा। तो इसमें बल्ब पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है और डायरेक्ट ही क्या आ जाता है, फ्लावरिंग आ जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके प्रोडक्शन कम होता है, तो इसको हम कहते हैं बोल्टिंग। क्या बोलते हैं, इसको हम बोल्टिंग। ये टेम्परेचर में जो परिवर्तन है उसके कारण भी हो सकता है, या आपके सिंचाई में परिवर्तन है उसके कारण भी हो सकता है। मान लो आप सिंचाई लंबे टाइम तक ना करते हो, फिर अचानक बहुत ज्यादा सिंचाई कर देते हो, ठीक है, फिर आप कंटिन्यू सिंचाई नहीं करते हो, फिर बहुत ज्यादा कर देते हो, तो ऐसी अनियंत्रित जो सिंचाई होती है उसकी वजह से भी होता है। या जो टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है, मान लो दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, रात में ठंड हो गई, तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होता है उसके कारण भी ऐसा होता है, ठीक है। तो प्याज में बोल्टिंग का मतलब समय से पहले ही फूल आना और बीज उत्पादन करना, ठीक है, जिससे प्याज का बल्ब छोटा और कम स्वादिष्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप समय से पहले ही क्या कर रहे हो, उसमें बीज आ गए हैं जो आप नहीं चाहते हो, फूल बन रहे हैं जो कि आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं बीज तो बाद में बना लूंगा, ठीक है, अगले सीजन में बना लूंगा, लेकिन इस बार तो मुझे बल्ब चाहिए, ठीक है। अब बल्ब नहीं बन रहा है, उसकी जगह बीज बन रहा है, तो ये चीजें होती हैं। ये उच्च तापमान, अस्थिर सिंचाई या अनुचित दिनों की लंबाई, ठीक है, यानी कि दिन लंबे हो जाए, यानी कहने का मतलब वही टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, तो तनावपूर्ण कारकों के कारण ऐसा होता है। तो ये आपके बोल्टिंग किस में देखी जाती है, ओनियन में देखी जाती है। जिन लोगों ने प्याज बोए हैं या जिनके आसपास में प्याज के खेत है, वो नॉर्मली देख लेना, हमेशा बोल्टिंग जो है नॉर्मली देखी जाती है। 2-4% जो पौधे होते हैं वो बोल्टिंग के रूप में विकसित हो जाते हैं, उन पे दाने बन जाते हैं, फूल आ जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की। ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको पहले हम हार्मोन के रूप में जानते थे। जब हम पढ़ा करते थे उस टाइम पे पीजीआर नहीं कहा करते थे, इनको हार्मोन ही कहा करते थे, ठीक है, बायोलॉजी में या जब जेट के टाइम पे पढ़ा करते थे उस टाइम पे इनको हार्मोन ही कहा करते थे, ठीक है। आजकल इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहने लगे हैं। तो बात एक ही है, हार्मोन हो या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो, इनको हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। और इनको हम ये कहते हैं कि ये क्या करते हैं, आपके कई प्रकार की वृद्धि, विकास, पौधों का विकास हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है, अंकुरन हो गया, फूल हो गए, फल हो गए, इनको प्रभावित करता है, ठीक है। फूल कब आएंगे, फल कब आएंगे, ठीक है, वृद्धि कब होगी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है हार्मोन्स पे, ठीक है। ऑक्सीजन स्रावित होगा तो जो प्लांट की हाइट है वो बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा जिब्रेलिन स्रावित होगा तो पार्श्व शाखाएं ज्यादा बढ़ेगी। साइटोकाइनिन की वजह से जो है आपके कई प्रकार के परिवर्तन आएंगे, ठीक है, पार्श्व शाखाओं में वृद्धि होगी, तने में वृद्धि होगी। तो ये अलग अलग जो आपके हार्मोन है अलग अलग काम करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। इनका उपयोग फसल की उपज बढ़ाने, पौधों का आकार बढ़ाने, रूप को नियंत्रित करने, ठीक है, और फल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें भी ध्यान रखोगे, पीजीआर का इंपॉर्टेंस होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटली इनको यूज किया जाता है। इसके बाद में आ जाता है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप आपने नॉर्मली जो है एग्रोनॉमी में खूब सुना होगा इसको, ठीक है। एग्रोनॉमी में बात करते हैं तो एग्रोनॉमी में हम ये कहते हैं कि आपका जो पोटैटो है, ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपका गन्ना है,
इनमें हम नॉर्मली ज्यादा काम में लेते हैं अर्थिंग अप को, ठीक है। ये क्या होता है कि जब मिट्टी क्या होती है, थोड़ी सी पानी जैसे हम पानी देते हैं तो मिट्टी बैठ जाती है नीचे, और बैठ जाने की वजह से जो जड़ें हैं वो बाहर आ जाती है, या यदि वो पोटैटो है तो पोटैटो बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से उसमें जो हरा हरा सा वो होता है भाग है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, अर्थिंग अप का मतलब हो गया जिसमें हम पौधे के आधार के चारों ओर मिट्टी ढेर की जाती है, ठीक है, मिट्टी को बढ़ाया जाता है, ऊपर चढ़ा देंगे वापस से, ठीक है, विशेष रूप से आलू में, ताकि उन्हें रोगों से बचाया जा सके और कंदों का निर्माण प्रोत्साहित हो सके, ठीक है, कंदों को जो है किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार का रोग ना हो, ठीक है, इसके लिए हम अर्थिंग अप करते हैं। गन्ने में भी किया जाता है, गन्ने में इसलिए किया जाता है ताकि गन्ना गिरे ना, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट होता है तो उसको सहारा चाहिए, तो वो गिरे ना, इधर उधर ना गिरे, इसके लिए हम अर्थिंग अप करते हैं। इसके बाद में यह जो डंठ से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करता है, बेहतर जड़ वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, और आलू जैसी फसलों के उपज को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आ गई बात समझ में, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये इसके वो होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम डिफरेंसेस की, ठीक है। डिफरेंसेस में जो आपका ए है उसकी सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट नर्सरी, ठीक है। ए कौन सा है, फ्लैट नर्सरी। यहां पर देखो फ्लैट नर्सरी में जमीन को समान और समतल रखा जाता है बिना किसी उठे हुए गहरे क्षेत्र में, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है, एक बार कंडीशन देख लो तीनों की, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। एक तो एक ऐसी स्थिति है जहां पर बारिश से नॉर्मल होती है, ठीक है, और ना ही किसी प्रकार का कोई जो है ठंड पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर हम फ्लैट सीड बेड काम में लेते हैं, ठीक है। नर्सरी में क्या करेंगे, फ्लैट यानी कि इसको मिट्टी के समतल ही रखेंगे, ना तो उठाएंगे और ना ही गहराई में रखेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गई। दूसरी होती है रेज्ड। रेज्ड का मतलब होता है कि इसको हम मिट्टी से क्या करेंगे, थोड़ी सी उठाकर बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पौधे लगाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, इस मौसम में बारिश ज्यादा होती है, ठीक है, और बारिश होगी तो ये पानी इकट्ठा होगा, और पानी इकट्ठा होगा तो जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज है, जो आपके हम कहते हैं रोटिंग रोट है, इस प्रकार की डिजीज हो जाती है जो जड़ों से संबंधित होती है, वो क्या करती है, पौधे की वृद्धि को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो यहाँ पर पानी पड़ भी रहा है, गिर भी रहा है, तो इधर साइड में आ जाता है, ठीक है, वो बहकर साइड में आ जाता है और यहाँ पर पौधों को नुकसान नहीं होता है। इसके बाद में तीसरा आता है ठंडे इलाकों में, ठीक है। ठंडे इलाकों में क्या होता है कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो उस ठंड से पौधों को बचाने के लिए हम ऐसे जो है बेड नीचे बनाते हैं गहराई में, ठीक है। अब गहराई में होगा तो मिट्टी की नमी जो है, उमस है, वो मिलती है, ठीक है। मिट्टी में जो हीट होती है वो पौधों को अवेलेबल होती है, और उससे क्या होता है, उससे आपके पौधे जो है ठंड से प्रभावित नहीं होते हैं, कम प्रभावित होते हैं, या इनको हम नॉर्मली क्या करते हैं, ढक भी देते हैं, ऊपर से क्या कर देते हैं, कवर भी कर देते हैं। तो ऐसे हम क्या कर लेते हैं, ये सनकन मेथड है, ठीक है, ये रेज्ड मेथड है, ये फ्लैट मेथड है। तीनों समझ में आ गई। तीनों कंडीशन के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सी कंडीशन में हम फसल लगा रहे हैं, नर्सरी कर रहे हैं, उसके हिसाब से, ठीक है। अब सीधा सीधा इनको पढ़ लेते हैं। फ्लैट नर्सरी की बात करें तो फ्लैट नर्सरी में जमीन के समान समतल रखा जाता है बिना किसी उठे हुए या गहरे क्षेत्र में, ना तो ऊपर रखेंगे ना नीचे रखेंगे, बिल्कुल लेवल रखेंगे। किसके साथ में, आपके जो हम कहते हैं जमीन के साथ में। एडवांटेज क्या है, देखभाल करना, प्रतिबंधित करना आसान है, ठीक है भाई। इसमें क्या होगा, फ्लैट में बिल्कुल देखभाल और प्रतिबंधन करना, मैनेज करना आसान होगा। इसके अलावा अच्छे जल निकास वाले क्षेत्रों के लिए यह आदर्श है, विभिन्न प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। कोई सा ही पौधा उगाओ और जो अच्छे जल निकास वाली जगह है वहां पर इसको यूज में लिया जाता है, क्योंकि पानी इकट्ठा नहीं होगा, पानी इकट्ठा नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, बारिशी वर्षा वाले क्षेत्रों में जल भराव की समस्या होती है। यदि इसको आप भारी वाले क्षेत्रों में लगाओगे, जहां पर भारी बारिश होती है, ठीक है, ज्यादा बरसात होती है, तो उस क्षेत्र में लगाने से क्या होगा, उस क्षेत्र में लगाओगे तो पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होगा तो कई प्रकार की रोग हो जाएंगे। खराब मिट्टी की जल निकासी के मामले में कृत्रिम जल निकासी प्रणाली की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। यदि मिट्टी खराब है तो फिर आपको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी जल निकालने के लिए, ठीक है, वो जरूरी हो जाता है। इसके बाद में रेज्ड नर्सरी की बात कर लेते हैं। रेज्ड में क्या होगा, तो में इसमें क्या होता है,
में किसी को उच्च स्तर पर रखा जाता है। ठीक है, मिट्टी को क्या करते हैं, उच्च स्तर पर, यानी कि ऐसे उठा हुआ जगह रखते हैं। यानी बेड या प्लांट को आसपास की जमीन से ऊंचा बनाया जाता है। ठीक है, बेड को कैसे रखेंगे, ऊपर रखेंगे। जल निकासी में सुचारू और जल भराव से बचाव होगा, जल नहीं भरेगा। ठीक है, निकासी आसानी से हो जाएगी, पानी बहकर चला जाएगा। पौधे कीटों रोगों से दूर रहते हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं। ठीक है, मिट्टी में रहने वाले कीटों से ये क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। मिट्टी की गुणवत्ता संरचना पर बेहतर नियंत्रण होता है। खराब जल निकासी या उच्च जल तालिका वाले क्षेत्रों में इसको आदर्श माना जाता है। ठीक है, जहां पर पानी ज्यादा बरसता है, इकट्ठा होता है, वहां पर इसको सही ढंग से उपयोग किया जाता है। उगाए गए बेड्स बनाने में अधिक श्रम व संसाधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जहां पर आप क्या कर रहे हो, डिसएडवांटेज क्या है कि बेड बनाने के लिए जो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बेड बनाओगे, उसको मिट्टी को इकट्ठा करोगे, ठीक है, उसको थोड़ा पोरस करोगे, तो वो सारी काम करने में आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसमें थोड़ा श्रम ज्यादा लगता है। अधिक जल्दी सूख सकते हैं जिससे नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, जल्दी से क्या हो जाएंगे, उठे हुए बेड रहेंगे तो पानी जो नीचे जाएगा वो जल्दी जाएगा। ठीक है, तो इसको नियमित सिंचाई की जरूरत होती है, नहीं तो पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, यह आपका दूसरा हो गया। इसके बाद में आ जाता है संकन, जो तीसरा नर्सरी है उसकी बात कर लेते हैं। संकन नर्सरी में क्या होता है, पौधों में बिस्तर या प्लॉट को आसपास की जमीन से नीचे रखा जाता है जिससे एक गड्ढा या खोखला क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, पौधों को क्या करेंगे, जो प्लॉट है, जो बिस्तर है, बिस्तर का मतलब जो बेड है, ठीक है, यहाँ पर बिस्तर शब्द है, आपको बेड ध्यान रखना है। बेड का मतलब नॉर्मल जो पौधे लगा रहे हैं वो बेड को आसपास की जमीन से नीचे रखेंगे। अब इसको ऊपर नहीं रखेंगे, इसको क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। यहाँ से आप क्या करते हो, ऐसे रखते हो, ठीक है, ऐसे नीचे, तो जिससे एक गड्ढा या खोखला क्षेत्र बन जाता है। नमी को संयोजित करने में मदद करेगा क्योंकि पानी स्वाभाविक रूप से गहरे क्षेत्र में इकट्ठा होता है। तो यदि पानी की कमी है तो पानी यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगा और कम जो है नीचे गहराई में जाएगा। ठीक है, तो बार बार पानी आपको नहीं देना पड़ेगा। शुष्क क्षेत्रों या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसको उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन से क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में। ढलान वाले क्षेत्रों में कटाव से बचाता है। ठीक है, तो ढलान वाले क्षेत्रों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जल भराव की समस्या हो सकती है अगर सही से प्रबंधित नहीं किया जाए, तो खासकर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जल भराव से बचने के लिए उचित जल निकासी प्रणाली की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पानी भर जाए यदि आकर तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले ही व्यवस्था करनी है कि पानी को बाहर कैसे निकालना है या आने से रोकना कैसे है, तो वो चीजें पहले ही सोचनी है, बाद में फिर जो है दिक्कत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं एक और अंतर आपका, कसूरी मेथी। ठीक है, कसूरी मेथी की बात करें तो दो मेथी होती है। ठीक है, पहली बात तो मेथी को जान लो, मेथी हमारी स्पाइसेज है। ठीक है, और मेथी के लिए हम ये कहते हैं कि ये क्या है, मुख्य रूप से दानों के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है मसालों में, और साथ में इनकी जो पत्तियां होती है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और पत्तियों में जो कसूरी मेथी होती है वो काफी पॉपुलर होती है। ठीक है, तो कसूरी मेथी एक प्रकार की सूखी मेथी होती है जिसे खासकर पकवानों में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। कढ़ी में इनमें डालते हैं, स्वाद में गहराई, खासकर खुशबू जो है इसमें ज्यादा आती है। करी, सब्जी, पराठे, रोटी स्वाद में बढ़ाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इनका स्वाद को बढ़ा देता है। इससे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पत्ते हैं और पत्ते सूख चुके हैं, तो सूखी हुई चीज को हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, तो इसको भी आसानी से करेंगे। पाचन में मदद करता है और पेट को स्वस्थ बनाए रखने के लिए फायदेमंद होता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्वाद बहुत तीखा हो सकता है जिससे कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। अधिक मात्रा में उपयोग करने पर कड़वाहट आ सकती है, तो ये बातें भी है, डिसएडवांटेज है। कॉमन मेथी की बात कर लेते हैं। कॉमन मेथी का मतलब जो हरी मेथी होती है, जिसको हम नॉर्मली हरी पत्तियों के रूप में यूज करते हैं, हरी पत्तेदार सब्जी के रूप में यूज करते हैं। इसमें हम ताजी मेथी पत्ते कहते हैं। ये हरी पत्तियां होती है जो ताजगी में उपयोग की जाती है। पत्तियां ताजगी से भरी होती है और अधिक पौष्टिक होती है। स्वाद, जो सलाद होता है, सूप होता है, अन्य व्यंजन में उपयोग की जाती है। हड्डियां और जिगर के स्वाद के लिए फायदेमंद होती है। ठीक है, जिगर के स्वाद के लिए इसमें अत्यधिक विटामिन और मिनरल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ताजे मेथी पत्तों का जल्दी खराब हो जाना खतरा होता है। कुछ लोगों को इसको कड़वा स्वाद पसंद नहीं होता है। इसकी उपलब्धता मौसम पर निर्भर करती है। ठीक है, वो मौसम पे निर्भर नहीं करती। पहले वाली उसको सुखा लेंगे, ऑफ सीजन में कभी भी काम में ले सकते हैं, लेकिन जो आपकी फ्रेश मेथी है उसको हम सीजन में ही काम में ले सकते हैं, बाद में वो सूख जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की। ठीक है, तीसरा क्या है आपका अंतर में बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग, और दूसरा है आपका लाइन शोविंग।
ठीक है। तो लाइन सोविंग क्या होती है, एक लाइन में सोविंग करना। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है छिड़क के, चारों ओर क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, मान लो ये खेत है, आप यहाँ पर जो है दाना लेकर घूम रहे हो, अब यहाँ से छिड़कते छिड़कते जाते हो, ठीक है, यहाँ से छिड़कते छिड़कते जा रहे थे, फिर यहाँ से घूमते हुए ऐसे ऐसे चारों ओर छिड़कते हो, एक ये पैटर्न होता है, इसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा होता है लाइन सोविंग। अब लाइन सोविंग में भाई एक तो मेथड ये है कि हम देसी हल लेकर बिल्कुल एक एक लाइन में करें, या जो आपका कल्टीवेटर है उस पे सीड ड्रिल डाल के, जो सीड ड्रिल होती है उसकी सहायता से करें। तो इस प्रकार से जो लाइन में सोविंग होती है, ये दोनों प्रकार की सोविंग होती है। इसमें बीज ज्यादा लगता है, असमान नियंत्रण रहता है, यानी कि कहीं पर बीज गिर जाता है, कहीं पर नहीं गिरता है। यहाँ पर बिल्कुल बीज जो है एक तो कम लगता है, दूसरा एक ही जगह पर आपको बीज देखने को मिलेगा, यानी कि एक ही लाइन में देखने को मिलेगा, तो कम और ज्यादा नहीं होगा, कंटिन्यू बीज गिरता रहता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इन्हीं का बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग की बात कर लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग नॉर्मली आपने देखा होगा, जो बिल्कुल बारीक वाले बीज होते हैं, ठीक है, जैसे आपका तारामीरा हो गया, सरसों हो गई, इसके अलावा हम कहते हैं कि जो आपका तिल हो गया, इनमें ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, इनको क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग से ही उगा लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। ब्रॉडकास्टिंग एक बीज बोने की विधि है, जिसमें बीज को जमीन की सतह पर समान रूप से बिखेर दिया जाता है। यह विधि कम श्रम और समय लगाएगी। एक तो श्रम, अकेला आदमी ही पूरे खेत में छांट के आ जाएगा, ठीक है, फेंक के आ जाएगा। दूसरा, बीजों का वितरण जल्दी और आसान होगा, ठीक है, बीजों का जो वितरण है वो जल्दी कर सकते हैं। वितरण का मतलब भाई खेत में हमें पहुंचाना है, अब मान लो आधे घंटे का टाइम है, आप चाहते हो मैं आधे घंटे में पूरे खेत में बीजों को चारों ओर फैला दूं, तो आप जल्दी जल्दी वो काम कर सकते हो, लेकिन सीड ड्रिल से वो काम इतना जल्दी नहीं होगा। आपको ट्रैक्टर को धीरे धीरे आराम से चलाना पड़ेगा, ठीक है, या मान लो आपके पास एक ही हल है, एक वाला हल वाला सिस्टम ही है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये है कि टाइम इसमें ज्यादा लगता है। इसके बाद में बड़े क्षेत्रों में बोने के लिए यह आदर्श मानी जाती है। यह प्रक्रिया सरल और सस्ती होती है। सरल और सस्ती तो होगी ही, किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट आपको काम में नहीं लेना पड़ रहा है, सिंपल सिस्टम है। बीजों की असमान वृद्धि हो सकती है, क्योंकि बिखरे हुए बीजों की गहराई अलग होती है, ठीक है, असमान हो सकती है। कहीं पे मान लो बीज थोड़े ज्यादा हो गए, ठीक है, कहीं पे सपाट जगह रह गई, कोई बीज उगा ही नहीं, ठीक है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। कुछ बीजों का बहुत अधिक घनत्व हो सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, ठीक है। कई एरिया ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बीज बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से पौधे बहुत ज्यादा हो गए, तो प्रतिस्पर्धा से जो आपके बीज है वो प्रॉपर जो प्लांट है वो नहीं बन पाई, ठीक है। इसके बाद में सिंचाई और उर्वरक वितरण में भी समस्या आती है। सिंचाई दोगे, उर्वरक दोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसके बाद में आता है लाइन सोविंग। लाइन सोविंग की बात करें तो यहाँ पर लाइन सोविंग में बीजों को सीधी लाइन में बोया जाता है, उन्हें निश्चित गहराई और दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। बीजों की वृद्धि समान और नियंत्रित होती है। सिंचाई, उर्वरक और खरपतवार नियंत्रित आसानी से किया जा सकता है। पौधे के बीच अधिक स्थान होता है, जिससे कि अधिक स्वस्थ वृद्धि होती है, ठीक है। यह मेथड मुख्य रूप से हम सीड ड्रिल द्वारा ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सीड ड्रिल ही होती है जिसके द्वारा हम लाइन में सोविंग करते हैं, तो ये ध्यान रखोगे। इसके बाद में बात करते हैं, बीजों की फसल की सुरक्षा को बेहतर करता है, ठीक है। इसे करने में अधिक समय श्रम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि एक आदमी है और अकेले हल से ही कर रहा है तो टाइम लगेगा। इसे बड़े क्षेत्र में करना कठिन हो सकता है, ठीक है। मशीनों के उपकरण के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। भाई जो मशीनें हैं जैसे ड्रिल हो गया, इस प्रकार के जो उपकरण है उनकी आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। हालांकि आजकल इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जो ड्रिल है वो इसी प्रकार की आने लग गई है, बड़ी वाली ड्रिल होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी जो लाइंस है वो एक साथ ही हो जाती है, जो हल होता है वो साथ साथ चलता रहता है और बहुत सारा काम एक साथ ही हो जाता है। तो जो 8-9 लाइन है वो एक साथ ही बन जाती है, हमारे तो आसपास में ऐसा ही होता है, ठीक है। बाकी ड्रिल जो है बड़ी छोटी भी होती है, किसी ड्रिल में 5 लाइन ही होती है, किसी में जो है 8 लाइन 9 लाइन होती है, उसमें किसी में और ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली जो ज्यादा लाइन वाली ड्रिल होती है उसमें आसानी से काम हो जाता है। ये बातें भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके बाद में एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है कि आपका जो एक और ये जो टमाटर वाला पोर्शन था ये रह गया है, ठीक है, क्योंकि 2 प्रकार के टमाटर हैं। एक तो हम कहते हैं कि ऐसे टमाटर जो कंटिन्यू ग्रोथ करते रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यू ग्रोथ करते रहेंगे, और दूसरे टमाटर ऐसे हैं जो एक टाइम तक ग्रोथ करेंगे, उसके बाद में
ठहर जाएंगे, ठीक है, एक जगह ठहर जाएंगे। तो इस प्रकार के टमाटर को हम दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है, इनको क्या कर लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, यहाँ ध्यान देना, डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट टोमेटो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कौन से हैं, ये क्या करते हैं, आपके कुछ टाइम के लिए अच्छी ग्रोथ करेंगे, इन पे फल भी लगेंगे, ठीक है, फल भी लगेंगे, लेकिन बाद में ये क्या हो जाएंगे, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये जो है सूखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इनका जो जीवन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक इनडिटर्मिनेंट है, यानी कि ये क्या है, लंबे समय तक बढ़ते ही रहेंगे, इनको सहारा दे दो, ये क्या करते हैं, रहेंगे, ग्रोथ करते रहेंगे, नई शाखाएं आती रहेगी, उनके टमाटर लगते रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये लंबे समय तक जो है आपके टमाटर की जो फसल है वो देते हैं। तो इनका प्रोडक्शन कम होता है, इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ये कम समय तक प्रोडक्शन देते हैं, ये ज्यादा समय तक प्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखोगे। ये बेल के रूप में भी विकसित हो सकते हैं, लता के रूप में विकसित हो सकते हैं, ठीक है। किसी सहारे की इनको जरूरत हो सकती है, इनको खासकर सहारे की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जो स्टेचिंग की जाती है ना, हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, जो आपके ये है सहारा है वो दिया जाता है, उसको हम स्टेचिंग कहते हैं, तो वो इनमें लगाई जाती है, इनडिटर्मिनेंट टोमेटो में, ठीक है। तो इनको भी आप ध्यान रख लेना, वहां पे ये लिखा हुआ नहीं है, तो आप इनको विशेष रूप से जो है यहाँ से पढ़ोगे, अंतर भी यहाँ से लिख कर आओगे। इसके बाद में आगे बात करते हैं, लाइन्स ऑफ इन हो गई। यहाँ से बात करते हैं वेजिटेबल गार्डनिंग के प्रकार, ठीक है। देखो वेजिटेबल के प्रकार अलग होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन अलग है, लेकिन जब हम वेजिटेबल गार्डनिंग की बात करते हैं, इसमें जो है नॉर्मली हम आपके आसपास में जो खेत में हम गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, आपके घर के आसपास में जो किचन गार्डनिंग करते हैं उनके टाइप्स पढ़ेंगे। आपने जो है देखा होगा शहरों में क्या होता है, जमीनें नहीं है लोगों के पास, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, छत के ऊपर गार्डनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो उस कामों के लिए क्या करते हैं, ये सारी चीजें होती है, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग, ठीक है। तो किचन गार्डनिंग यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है, क्या ध्यान देंगे, किचन गार्डनिंग में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन। किचन गार्डन एक छोटा सा क्षेत्र होता है जो कि घर के पास होता है, जहां घर के उपयोग के लिए सब्जियां, जड़ी बूटियां उगाई जाती है, ठीक है, जहां पर क्या होता है, सब्जियां और जड़ी बूटियां उगाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में एडवांटेज क्या है, तो यह ताजे और जैविक सब्जियां प्रतिदिन प्रदान करता है, पहली बात। दूसरी बात, सब्जियां खरीदने के लिए आपको पैसे की बचत भी होती है, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो घर के आसपास में क्या उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, किचन गार्डनिंग हो गई। रेज्ड बेड गार्डनिंग, ठीक है, ये आपके जो है नॉर्मल गार्डनिंग ही होती है, लेकिन इसमें क्या है, सब्जियों को हम बेडों पे लगाते हैं, ठीक है, जमीन की सतह से ऊपर उठी हुई बेड पे लगाते हैं और कंपोस्ट से इनसे भरी हुई बेडें होती है उन पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये रेज्ड बेड आपकी गार्डनिंग हो गई। इसका एडवांटेज क्या है, तो ज्यादा उत्पादन होगा, ठीक है, आरामदायक निराई गुड़ाई होगी, तो ये चीजें हैं। कंटेनर गार्डनिंग, किसी प्रकार का कोई बड़ा कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर है, उसमें मिट्टी विट्टी भर के और उसमें क्या करते हैं, या कोई बर्तनों में जो है मिट्टी भर के वहां पर हम क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटेनर गार्डनिंग बोलेंगे। हाइड्रोपोनिक, ये भी आजकल नया कंसेप्ट आया है। हाइड्रोपोनिक का मतलब आपने देखा होगा, ये जो पाइप्स होते हैं, पीवीसी पाइप होते हैं, इनमें से मुंह लगे रहते हैं और इसके अंदर न्यूट्रिएंट युक्त पानी दिया जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट युक्त पानी दिया जाता है। तो ये जो पाइप वाली खेती होती है, इसी को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स नॉर्मली होता क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, हाइड्रोपोनिक्स गार्डनिंग में सब्जियां मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर जल घोल में उगाई जाती है, ठीक है, ध्यान देना है। जो जल है, पानी है, उसमें पहले ही सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए जाते हैं, फिर उन न्यूट्रिएंट्स को हम क्या करेंगे, जो आपके कोकोपीट युक्त जो पाइप है उसमें डालेंगे, ठीक है, और उसमें डालने से क्या होगा, उसमें से न्यूट्रिएंट पौधों को मिलते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है, और पौधे ग्रोथ करते रहेंगे। तो ये जो पाइप वाली खेती है, इसको हम हाइड्रोपोनिक्स के रूप में जानते हैं, ठीक है। इस विधि में पारंपरिक मिट्टी आधारित बागवानी की तुलना में कम स्थान और पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, एक तो जो है स्थान भी नहीं लगेगा, दूसरा पानी भी कम लगेगा, ठीक है, ये चीजें होगी, और ऑफ सीजन में भी हम इनको उगा पाएंगे। वर्टिकल गार्डनिंग की बात करते हैं, ठीक है, जहां पर जो है आपको जमीन बहुत कम मिलती है, ठीक है, और जमीन बहुत कम मिलती है, इसका मतलब है कि आपको जो है रूफ भी कम है आपके पास, तो आप वर्टिकली खेती करते हो, ठीक है। क्या करते हो, जो आपके गमले हैं उनको आप ऐसे जमा लेते हो, ठीक है, कोई दीवार है, दीवार के पास में ऐसा जो है भाग बनाकर इस पर
आप क्या करते हो, गमलों को जमा लेते हो, यहाँ एक गमला रख दिया, यहाँ रख दिया, ठीक है, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ऐसे करते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल गार्डनिंग बोलते हैं, ठीक है, वर्टिकली की जा रही है। तो वर्टिकल गार्डनिंग में सब्जियां ऊपर की ओर उगाई जाती हैं, जिसमें ट्रेलिस या टावर्स जैसी संरचना का उपयोग होता है। तो ये जो टावर है ये बन जाता है, ठीक है। यह स्थान की बचत करता है, ऊर्ध्वाधर सतहों का उपयोग करता है और छोटे या शहरों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। जहां पर छोटा स्थान है, शहरी क्षेत्र है, वहां पर इसको सही माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल जो फील्ड में हम गार्डनिंग करते हैं, फील्ड में उगा रहे हैं, ठीक है, तो उसको मैदान की बागवानी बड़े भूखंडों पर की जाती है, जहां सब्जियां सीधे मिट्टी में उगाई जाती है। नॉर्मली खेत में मिट्टी उगाना ही क्या कहलाता है, फील्ड क्रॉपिंग है, ठीक है, फील्ड गार्डनिंग है। तो नॉर्मली जब मान लो आप मटर उगा रहे हो, तो मटर तो बड़े क्षेत्र में ही उगाओगे, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका फील्ड गार्डनिंग हो जाता है। यह एक बड़ा उत्पादन प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए अधिक स्थान और विस्तृत देखभाल की आवश्यकता होती है, जैसा कि नॉर्मली किसान करते हैं। किसान कई प्रकार की सब्जियां उगाते हैं, तो वो फील्ड गार्डनिंग में ही आते हैं, ठीक है। ये बातें भी आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे देखो, अदरक की बात कर लेते हैं। अब इसके बाद में जो दो क्रॉप्स है उनकी बात करेंगे, ठीक है। एक तो अदरक की बात करेंगे, दो क्रॉप आपके कार्डिमम और ब्लैक पेपर की भी बात करेंगे, जो आपके हम कहते हैं कि एक तो काली मिर्च है और एक इलायची है, इसकी भी बात करेंगे और अदरक की यहाँ बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई सी भी क्रॉप्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सारी क्रॉप्स आपको कहाँ पढ़ाई हुई है, आपके एप वाले जो बच्चे हैं उनको सबको पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो क्रॉप्स को दोबारा से पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। जिंजर की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, जिंजर। तो ये जो अदरक वाली खेती है, इसका पहले तो बेसिक सी चीजें देख लो। जिंजर ऑफिसिनियल इसका नाम होता है, ठीक है। क्या होता है, जिंजर, जिंजीबर, जिंजीबर ऑफिसिनियल इसका नाम होता है। जिंजीबरेसी इसका क्या होता है, फैमिली होती है। उद्गम स्थान की बात करें तो मूल स्थान इनका दक्षिण पूर्वी एशिया होता है, ठीक है। क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया। और ये भारत में, चीन में, दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ स्थानों पर उगाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में सिलेक्शन ऑफ लैंड की बात कर लेते हैं। पहले तो लैंड को कैसे चूज करोगे, तो कुछ चीजों पर ध्यान दोगे, ठीक है। नमी युक्त जो उपजाऊ भूमि है वो सर्वोत्तम होती है। दूसरी बात, 5.5 से लेकर 6.5 के बीच का जो टेम्परेचर, वो पीएच मान होता है, यानी कि जो हम कहते हैं लाइट, आपका कैसा, लाइट एसिडिक, हल्का जो एसिडिक है पीएच मान, वो ठीक रहता है। इसके साथ में आइडियल जो बलुई दोमट मिट्टी है, ठीक है, बलुई दोमट चिकनी मिट्टी जो है इसके लिए बेहतर मानी जाती है। जो एलुवियल सॉइल है, सैंडी लोम सॉइल है, वो आपके लिए, इसके लिए सही मानी जाती है। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की बात करें तो दो चीजों पर फोकस करना है, एक तो उष्णकटिबंधीय जलवायु और दूसरा टेम्परेचर, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का मतलब समझ लेना कि सीधा सीधा क्या है आपके, हम कहते हैं कि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट की है, ठीक है। यानी कि बारिश भी होगी, ठीक है, और बारिश भी सही मात्रा में होगी, साथ में टेम्परेचर भी ज्यादा या कम या ज्यादा नहीं होगा, एक समान रहेगा। तभी तो ये जो दक्षिण वाले इलाके हैं, ठीक है, जहां पर हम केरल, कर्नाटका इनकी बात करते हैं, वहां पर अदरक ज्यादा होती है। इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर हीट और जो रेनफॉल है वो कम होती है, ज्यादा एवरेज चलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर 25 से लेकर 35 के बीच में रहता है। 1500 से लेकर 2500 mm, यानी कि काफी ज्यादा बारिश होती है। 1500 से लेकर 2500 mm, तो ये काफी बरसात है, कम नहीं है, ठीक है। लैंड प्रिपरेशन की बात करें तो नॉर्मली हम लैंड को पोरस बनाएंगे, ठीक है ना, जितना ढीली बना सके, और जो खरपतवार है उनको हटा लेंगे, जितनी ढीली मिट्टी बना सके, क्योंकि जो आपके राइजोम होते हैं भाई, जो ये है आपके जिंजर है, अदरक है, इसमें राइजोम मुख्य पार्ट होता है, ठीक है। तो वो फूलना जरूरी है, और वो कब फूलेगा, जब आपकी मिट्टी पोरस रहेगी, ठीक है। तो उसको पोरस रखना जरूरी है, उसको छोटे छोटे बेड्स में बांट लेंगे, और अदरक को 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचे व 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़े बिस्तर पर तैयार करते हैं। यानी कि जो बेड है वो आप ऐसे उठी हुई रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, उठी हुई रखेंगे। क्यों रखेंगे, ताकि ये जो पोरस है, पोरसनेस है, वो अच्छे से मिल सके, ठीक है। क्या मिल सके, जो आपके मिट्टी में जो पोरोसिटी है वो ज्यादा मिल सके। सीड सिलेक्शन की बात करें तो राइजोम आपको जो है इसमें सीड में काम में लेना है, और 2 से 3 आंख वाला जो राइजोम होता है वो काम में लेना है, जहां से आंख का मतलब हो गया कि जो बड निकलने की जो जगह है वो 2 से 3 होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बड वहां से निकल सके।
इसके अलावा बात करते हैं 20 से लेकर 30 ग्राम का राइजोम का वजन हो सकता है। ठीक है, प्लांटिंग की बात कर लेते हैं। प्लांटिंग कैसे करेंगे, तो मेथड में हम बात करेंगे कि बीज कंदों को 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर गहरे में रखेंगे। ठीक है, गहराई ये रखेंगे, 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ठीक है, 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, और गहराई 5 से 10 सेंटीमीटर की रखेंगे। ठीक है, बीजों के बीच पर्याप्त जगह छोड़नी चाहिए ताकि उनके बीज वृद्धि के लिए जो है जगह कर सके। ठीक है, बीजों के बीच में क्या छोड़नी है, जगह। स्वाभाविक सी बात है कि यदि हम प्लांट को बिल्कुल पास पास में लगा देंगे तो उनको फैलने की जगह कहाँ मिलेगी। ठीक है, फैलने की जगह नहीं मिलेगी, तो भाई फैलने की जगह के लिए पहले रिक्वायरमेंट होती है कि आप पहले ही दूरी बना के रखो। ठीक है, यदि पास पास में लगा दोगे तो बाद में जो पौधे हैं उनको उठा उठा के थोड़ी लेके जाओगे, तो वो चीज है, ध्यान रखना है। प्लांटिंग की बात कर लेते हैं। फिर आ जाता है वाटरिंग। तो पानी की जरूरत होती है तो टाइम टू टाइम आपको ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करनी है, नियमित सिंचाई करनी है। फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यानी कि उर्वरक देना। तो उर्वरक कैसे देंगे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एनपीके देना है। ठीक है, और एनपीके क्योंकि जो है एक वेजिटेटिव पार्ट है और वो भी जो है काफी प्रोडक्शन देता है, तो इसमें हम ये कहते हैं 120 से ज्यादा हम क्या देंगे, नाइट्रोजन, लगभग 80 या 90 तक क्या देंगे, फास्फोरस, और 60 से लेकर 70 के केजी के पर हेक्टेयर के हिसाब से देंगे ये अपना पोटास। ठीक है, ये दे देंगे एवरेज। ठीक है, इसके बाद में हम कहते हैं 2 से 3 महीनों में उच्च नाइट्रोजन वाला उर्वरक उपयोग करें, फिर फास्फोरस व पोटास उर्वरक दे सकते हैं। तो पहले क्या देना है, नाइट्रोजन को उपयोग करना है, बाद में फास्फोरस पोटास भी दे सकते हैं। वीड कंट्रोल की बात कर लेते हैं। तो वीड कंट्रोल के लिए एक तो मल्चिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक कंटिन्यू आपको निराई गुड़ाई करनी है। ठीक है, मल्चिंग और हाथ से निराई गुड़ाई, या मान लो आप खरपतवार हटाने के लिए जो है निराई गुड़ाई करते रहोगे। ठीक है, और फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी आपका जो ये है, हम कहते हैं कि हर्बिसाइड है, ये इस्तेमाल कर लो, खरपतवारनाशी इस्तेमाल कर लो। ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको मल्चिंग यूज करनी है। ठीक है, मल्चिंग क्या होती है, नॉर्मली जो है, क्योंकि जहां पर बारिश ज्यादा होती है और घास फूस खूब अवेलेबल होता है, वहां पर तो लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि फसलों के ही जो घास फूस होते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं, उनको मिट्टी पे डाल देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, खरपतवारों को प्रकाश नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, तो वो ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन जहां पर राजस्थान जैसे इलाकों की बात करें तो वहां पर मल्चिंग का मुख्य मतलब होता है प्लास्टिक मल्च। ठीक है, यहाँ पर मल्चिंग का क्या मतलब है, प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक की मिल्च आती है उसको बेड पर बिछा देते हैं। ठीक है, और उसमें होल होते हैं जिनमें से पौधों को बाहर निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो जो आपका नमी है वो भी स्टोर रहेगी, वो भी खत्म नहीं होगी, और दूसरा आपका क्या होगा कि ये जो आपके ये है, ठीक है, जिनको हम प्लास्टिक बोल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, खरपतवार भी उगेंगे नहीं, उनको धूप नहीं मिलेगी, वो उगेंगे नहीं। ठीक है, हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। अदरक को 8 से 10 महीने बाद में आपको क्या करना है, कटाई करनी है। ठीक है, बल्ब को बाहर निकाल, ये जो आपके राइजोम है इनको बाहर निकालना है। ठीक है, राइजोम को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अदरक को हाथ से या हल से खोद कर निकाला जाता है, या तो हाथ से क्या करेंगे, होइंग करके निकाल लेंगे, या फिर हल द्वारा खुदाई कर लेंगे। पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद में क्या करना है, अदरक को अच्छी तरह से साफ करना है, छाया में सुखाना है। सुखाने के बाद अदरक को ठंडे व सूखे स्थान पर संग्रहित कर सकते हैं, या बाजार में उसको बेचने ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है आपके काली मिर्च। ठीक है, क्या आ जाता है, काली मिर्च आ जाता है। तो काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च में आपको देखने को मिलेगा वैज्ञानिक नाम पाइपर नाइग्रम। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइपर नाइग्रम। दूसरा पाइपरेसी। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फैमिली हो गया। उद्गम स्थान की बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया, विशेष रूप से आपका भारत, इसका जो है भारत का जो मलबार तट है, जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, जो समुद्र के पास वाला जो एरिया है, वो इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है, तो आपकी जो इलायची होती है वो केरल में यहाँ ज्यादा होती है। ठीक है, ये इलायची क्या, काली मिर्च, तो वहां पर ही इसका उत्पादन हुआ होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं लैंड की। काली मिर्च के लिए ऊंचे व नमी युक्त क्षेत्र में भूमि का चयन करना चाहिए। ठीक है, पीएच 7 से 8, 6 से 7 रखना है, एवरेज पीएच जो न्यूट्रल पीएच है वो रखना है। इसके अलावा बलुई काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, बलुई होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए, तब उपयुक्त मानी जाएगी। तो लोमी से लेकर जो क्ले मिट्टी है वो सही रहती है। काली मिर्च को उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, जहां वर्षा और आर्द्रता अधिक हो।
ठीक है। साथ में 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है। लैंड प्रिपरेशन की बात करें तो हम कहेंगे भूमि को अच्छी तरह से जोतकर खरपतवारों को हटाकर मिट्टी को ढीला किया जाता है, ठीक है। छांव के लिए ट्री सपोर्ट्स दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा काली मिर्च के लिए जालीदार बाड़ व उच्च ट्री स्पोर्ट्स की आवश्यकता होती है, सपोर्ट्स की, यानी कि जो इसका पौधा होता है इसको थोड़ा सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाना पड़ता है। सीड और प्लांटिंग की बात करें तो काली मिर्च के लिए स्वस्थ कटिंग या पौधों का चयन किया जाता है, ठीक है। कटिंग से इसका क्या किया जाता है, आपके जो प्रवर्धन है वो किया जाता है। 2 मीटर की दूरी पर इसको लगाते हैं, ठीक है। पौधे को 2 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, यानी कि काफी दूर रखते हैं। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है। मेथड की बात कर लेते हैं। काली मिर्च के पौधों को ट्री सपोर्ट के पास 30 से 40 सेंटीमीटर गहरे गड्ढों में बोया जाता है, ठीक है। पौधे के बीच 2 मीटर की दूरी रखते हैं। तो ये वही बातें हो गई। वाटरिंग की बात कर लेते हैं। पानी कैसे देंगे, तो काली मिर्च को नियमित रूप से पानी की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से गर्मियों के महीनों में, ठीक है। ड्रिप सिंचाई इसके लिए सही मानी जाती है। फर्टिगेशन की भी जो है रिक्वायरमेंट होती है। काली मिर्च को जैविक और रासायनिक उर्वरक दोनों ही आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर के रूप में हम जैविक भी यानी कि जो खादें हैं वो भी दे सकते हैं, रासायनिक में एनपीके भी दे सकते हैं। गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में वीड कंट्रोल, काली मिर्च के खेतों में खरपतवार को नियंत्रित करना जरूरी होता है। मल्चिंग और निराई गुड़ाई हम काम में ले सकते हैं। कटाई की बात करें तो 3 से 4 वर्ष पहले मिलती है, ठीक है। यानी कि आज आपने प्लांट लगाया है मिर्च का तो 3 से 4 वर्ष पहले फल मिलते हैं और 6 से 7 महीने बाद पूरी तरह से पकते हैं, ठीक है। तो फलों का जो स्टार्टिंग होती है वो 3 से 4 वर्ष, तो काफी इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में फल आएंगे, यानी कि काली मिर्च लगेगी और वो भी 6 से 7 महीने पकने में लगा देगी, कंप्लीट होने में, ठीक है। तो काफी मेहनती काम है भाई, इसलिए ही तो महंगी बिकती है, ठीक है। काली मिर्च महंगी बिकती है क्योंकि मेहनत का काम है। फल को हाथ से या छड़ी से तोड़कर इकट्ठा किया जा सकता है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो कटाई के बाद काली मिर्च को हम दानों को क्या करेंगे, धूप में अच्छे से सुखाएंगे और सुखाने के बाद में ही इनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि सुखाने से क्या होता है, जो वेस्टेज है वो कम होता है, खराब नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये हार्वेस्टिंग में आपको ध्यान रखना है, वही संग्रहित करेंगे सुखाकर। इलायची की खेती भी कर लेते हैं, ठीक है। इलायची की खेती की बात करें तो पहली बात तो नाम का ध्यान रखेंगे, और नाम आपका है जो है इलेटेरिया कार्डेमम, ठीक है। यह आपका नाम है। जिंजिबेरेसी इसका वही फैमिली है जो आपकी किसकी थी, जिंजर की थी, ठीक है। इसके अलावा इलायची का मूल स्थान भारत, श्रीलंका या दक्षिण पूर्वी एशिया को माना जाता है। ये लगभग जो तीनों आपकी फसलें हैं ये दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि इस भारत वाले रीजन की ही है, ठीक है। अब भारत में श्रीलंका में हो गई या भारत के पास में म्यांमार में हो गई, ठीक है, इनमें हो गई, तो ये आसपास के जो एरिया है इन सबको एक ही माना है, इसको हम दक्षिण पूर्वी एशिया ही मानते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ लैंड। लैंड कैसे चूज करेंगे, तो लैंड ऐसी होनी चाहिए जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर 6.5 के बीच में होना चाहिए। दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जो आपकी सैंडी लॉम सॉइल है वो सबसे सही मानी जाती है। इलायची उष्ण कटिबंधीय जलवायु का है, ठीक है, वही तटीय इलाकों की है। तो आपके जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वही, तो ना तो ज्यादा टेम्परेचर हाई रहेगा ना टेम्परेचर लो रहेगा, ठीक है। 10 से लेकर 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसमें आपको 100 से लेकर 150 इंच वर्षा भी देखने को मिलती है। इलायची उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ठीक है, इलायची को आर्द्रता की जरूरत होती है। भूमि को अच्छे से जोतकर खरपतवारों को हटाकर मिट्टी को ढीला किया जाता है। इसके साथ में ही इलायची के पौधों को छांव की आवश्यकता होती है, इसलिए पेड़ भी लगाए जाते हैं। तो शेड के लिए क्या लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, सपोर्ट के लिए और शेड के लिए, दोनों के लिए। एक तो सपोर्ट भी कर देंगे और दूसरा क्या हो जाएगा, उनको छाया भी दे देंगे, ठीक है। तो छाया की आवश्यकता होती है, इसलिए प्लांट लगाते हैं पास में। सीड और प्लांटिंग मटेरियल सिलेक्शन यानी कि बीज और सामग्री का चयन कैसे करेंगे, तो इलायची के लिए स्वस्थ कटिंग और बीजों का चयन करते हैं, ठीक है। या तो बीजों से जो है नया पौधा तैयार कर लेते हैं या फिर कटिंग से नया पौधा तैयार करते हैं। पौधों को 1 से लेकर 1.5 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, ठीक है। कहाँ पर लगाएंगे, 1 से लेकर 1.5 मीटर की दूरी पर लगाएंगे। इलायची के बीज को हल्की मिट्टी में बोया जाता है, पौधों को छांव में रोपा जाता है, ठीक है। पौधों के बीच 1 से लेकर 1.5 मीटर की दूरी रखते हैं। इलायची को नियमित पानी की आवश्यकता होती है, खासकर गर्मियों में। ड्रिप सिंचाई इसके लिए सही मानी जाती है।
ठीक है। गोबर की खाद, रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होती है, जैविक और रासायनिक उर्वरकों का मिश्रण दिया जाता है। इलायची की खेतों में खरपतवारों को हटाना जरूरी है, तो निराई गुड़ाई और मल्चिंग उपयोग में ली जाती है। कटाई की बात करते हैं तो यहाँ भी 2 से 3 वर्ष आपको क्या हो जाएंगे, फसल को पकने में लग जाएगा, उसके भी 10 से 15 महीने पकने में लग जाएगा। ठीक है, पहले तो 2 से 3 वर्ष तो आपको फल दिखेंगे, फिर फल पकेंगे। ठीक है, जो इलायची है वो पकेगी और पकने के बाद में आपको हार्वेस्ट करनी है, तो काफी टाइम लगता है। कहने का मतलब जो आपकी काली मिर्च है, इलायची है, दोनों में टाइम लगता है, तभी दोनों महंगी बिकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फसलें बोली 6 महीने में तैयार हो गई, काट लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है सॉरी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है तो टाइम तो लगता ही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको भी ध्यान रखनी है। इसके बाद में पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, कटाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कटाई करने के बाद में क्या करेंगे, इलायची को ताजगी बनाए रखने के लिए छाया में सुखाया जाता है। ठीक है, वो हरी बनी रहे। ठीक है, इसलिए उसको छाया में सुखाएंगे और सुखाने के बाद इलायची को ठंडे सूखे स्थानों पर संग्रहित कर लेंगे या बाजार में हम बेच के आ जाएंगे। तो ये चीजें हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो। देखो टोमेटो में डिसऑर्डर और डिजीज दो चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिजीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो डिसऑर्डर मुख्य रूप से किसी पोषक तत्व की कमी से या मान लो अधिक टेम्परेचर से, कम टेम्परेचर से, इनकी वजह से होता है। ठीक है, अनियमित जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है उसकी वजह से, अनियमित सिंचाई है उसकी वजह से जो है आपके ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर, तो इनकी बात कर रहे हैं। पहला है बॉल्सम एंड रोट, इंपोर्टेंट डिसऑर्डर है, ध्यान रखना है, कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से होता है। तो यह शारीरिक विकार है जो टमाटर को प्रभावित करता है। ठीक है, जिसमें फल के निचले जो भाग है, बॉल्सम है, हिस्से में अंधेरा धसा हुआ यानी कि काला सा और ऐसे उठा हुआ जो भाग है चमड़े जैसा बन जाता है, जो कि कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो बॉल्सम एंड रोट रोग क्या है, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है, नीचे वाला जो भाग है वो काला हो जाता है। ये असंगत सिंचाई है। ठीक है, इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। असंगत सिंचाई, खराब मिट्टी संरचना, कैल्शियम की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो एक तो नियमित सिंचाई करो, मिट्टी में प्रबंधन सही ढंग से करो और कैल्शियम की उर्वरक की पूर्ति पौधों को करवाओ। ठीक है, कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सारे काम सही हो जाएंगे। ठीक है, फ्रूट क्रैकिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्रूट का फटना नॉर्मली हम ये कह सकते हैं। तो फ्रूट क्रैकिंग एक स्थिति है जिसमें टमाटर की त्वचा क्या हो जाती है, फट जाती है और दरारें आ जाती है, जो अक्सर असमान वृद्धि और जल भराव तनाव की वजह से भी होता है। कभी कभी ये बोरोन की वजह से भी होता है। ठीक है, बोरोन की कमी हो जाती है उसकी वजह से भी, जिसको हम नेक्रोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कभी कभी नेक्रोसिस भी बोलते हैं। तो नेक्रोसिस आ जाए तब भी बोरोनी करके आना है, फ्रूट क्रैकिंग आ जाए तब भी बोरोनी करके आना है। इसके अलावा और कारण भी होते हैं कि पानी जो है सही ढंग से नहीं दिया। ठीक है, टेम्परेचर अधिक कम या ज्यादा हो गया तो इसकी वजह से भी होता है। क्यूज कारण की बात करें तो यह विकार मुख्य रूप से अत्यधिक सिंचाई, उसके बाद सूखी परिस्थितियां। ठीक है, एक बार आपने बहुत ज्यादा सिंचाई कर दी और एक बार आपने क्या किया कर दिया, बहुत प्यासा मार दिया उसको, यानी कि सिंचाई नहीं की। तो वो दोनों कंडीशन होने में, असमान सिंचाई के कारण तेजी से वृद्धि या अचानक मौसम में परिवर्तन के कारण होता है। हमारे तो क्या है, टमाटर बोते रहते हैं तो हमें तो पता है। एक बार नॉर्मली हुआ क्या कि जो आपके बेड है टमाटर के, ठीक है, तो हमें तो पता था कि लगभग इतने दिनों से पानी पिलाना है। लेकिन जैसे ही हमने पानी पिलाया टमाटर को, भाई आज रात को पानी पिला दिया है ना, और दिन में बारिश हो गई तो बारिश का पानी एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, तो अधिक बारिश हो जाने के कारण और पहले से उनको पानी पिलाया हुआ था तो उनके लिए तो डबल पानी हो गया। तो उसकी वजह से जो है हमारे जो टमाटर थे वो फट गए थे। ठीक है, ये जो मान लो पका हुआ टमाटर है, अब इसमें पानी आएगा, अब इसमें पानी आएगा तो ये पानी इसमें समा नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्रैकिंग आ जाती है। तो ये क्रैकिंग आपके मुख्य रूप से सिंचाई में ही देखने को मिलती है, सिंचाई की वजह से ही देखने को मिलती है। यदि आपके सिंचाई ठीक ठाक चल रही है, कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी क्रैकिंग हो रही है तो इसका मतलब फिर बोरोन की कमी हो सकती है। तो ये दोनों चीजें आप जो है देख सकते हो। यदि किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो इस चीज पे ध्यान दे लेना। प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, नियमित सिंचाई की।
प्रथा की बनाए रखने की बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है, नियमित सिंचाई की जो प्रक्रिया है, ठीक है, प्रथा यानी कि प्रक्रिया है बनाए रखना, सूखा जैसी परिस्थितियों के बाद भारी सिंचाई से बचना फल क्रैकिंग को रोकने में मदद करता है। या बाई चांस आप सिंचाई नहीं दे पाए, ठीक है, 15-20 दिन हो गए आप सिंचाई नहीं कर पाए, तो आप दोबारा से सिंचाई करो, तो हल्की सिंचाई करो, ठीक है, उसके बाद में 2 दिन बाद में फिर से सिंचाई करो, फिर थोड़ी ज्यादा सिंचाई करो, इस प्रकार से करते रहो, तब मेंटेन रहेगा। एक साथ पानी दोगे तो जो प्लांट क्या करेगा, पानी का अवशोषण करेगा और वो अवशोषित करके उसको फ्रूट में पहुंचाएगा, और फ्रूट की जो सेल है, ऊपर वाली जो स्किन है, वो उसको सहन नहीं कर पाएगी, वो फट जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ब्लोचिंग की बात कर लेते हैं, विकार क्या होता है। तो ब्लोचिंग वह स्थिति है जिसमें फल पर असमान धब्बे, रंग परिवर्तन होते हैं, अक्सर पर्यावरणीय तनाव, पोषक तत्व की कमी और कुछ रोगों का कारण बनते हैं। ठीक है, ये ब्लोचिंग होती है। यह असंगत सिंचाई, कीट के हमले, पोषक तत्व का असंतुलन, विशेष रूप से पोटेशियम की कमी के कारण ऐसा होता है। तो ये ब्लोचिंग जो हो रही है किसकी वजह से हो रही है, पोटेशियम की कमी के कारण हो रही है। और जो बेसिक चीजें हैं, सिंचाई ऊपर नीचे हो जाना, ये भी इसी के कारण होता है। उचित कीट प्रबंधन करो, नियमित सिंचाई करो, संतुलित उर्वरक दो, ठीक है, और आप ब्लोचिंग को रोक पाओगे। इसके बाद में आता है आपका कॉलीफ्लावर। ठीक है, कॉलीफ्लावर की बात करें यानी कि पत्ता गोभी की बात करें, तो देखो गोभी के जो रोग हैं, उनमें रोगों में हम ये कहते हैं कि ये मुख्य रूप से क्या है, डिसऑर्डर्स है। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स पे आपको कई प्रकार के देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन्हीं में से कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले येलोविंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का क्या होना, पीला होना। तो जो आपकी फूल गोभी है, ठीक है, ये फूल गोभी में पत्तियों का पीला होना मुख्य रूप से पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, जैसे कि नाइट्रोजन या लोहे की कमी होना, आयरन की कमी हो जाती है, या फिर नाइट्रोजन की कमी हो गई। इन दोनों की कमी की वजह से क्या हो सकता है, पीलापन आ सकता है। नहीं पर्याप्त पोषक तत्व, यानी कि यदि पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, खराब सिंचाई की आदतें पानी के अत्यधिक पत्तियों के पीछे होने का कारण भी बन सकता है। ठीक है, मेनली तो क्या होता है, इनकी कमी ही होता है। यदि ये सही है तो फिर सिंचाई भी इसका कारण हो सकता है। नियमित पोषक तत्व प्रबंधन, उचित सिंचाई मिट्टी में वायु द्वार की पीले होने वाले रोगों में मदद करते हैं। टिप बढ़ने की बात करते हैं, तो ये भी आपके क्या होता है, जो ऊपर वाला टिप पोर्शन है, ठीक है, वो बर्न होना, बर्न यानी जल जाना। तो ऊपर वाला जो टिप वाला पोर्शन है वो क्या होता है, झुलस जाता है, बुरा हो जाता है, बल जाता है, ठीक है, जल जाता है। टिप बर्न का मतलब होता है फूल गोभी के कड़ के किनारों का भूरा होना। ठीक है, भूरा होना या जल जाना, ठीक है, वो जलेंगे तभी तो भूरे दिखाई देंगे। तो ये चीज है, ऐसे जल जाते हैं, टिप बर्न बोलते हैं इसको। यह अत्यधिक नाइट्रोजन किसकी वजह से, नाइट्रोजन की वजह से, खराब सिंचाई की वजह से, उच्च तापमान की वजह से और पर्यावरणीय तनाव की वजह से ऐसा होता है। रोकथाम की बात करें तो पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग, उचित सिंचाई सुनिश्चित करना, गर्मी को मौसम में छांव प्रदान करना, टिप बर्न को रोका जा सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, टिप बर्न को रोक सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हम अनियमित सिंचाई करते हैं या किसी वजह से पर्यावरणीय स्थितियां हो जाती है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो इनमें सुधार करके हम क्या कर सकते हैं, टिप बर्न को रोक सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, कर्ल्ड एंड डिफॉर्म्ड लीव्ड। ठीक है, यानी कि जो कर्लिंग आ जाती है, ठीक है, लहराती या विकृत जो पत्ते होते हैं, पत्तों की जो शेप होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो फूल गोभी में मुड़ी हुई विकृत पत्तियां आमतौर पर शारीरिक तनाव के कारण होती है। ठीक है, खराब मिट्टी की स्थिति, असमान सिंचाई, अचानक तापमान में उतार चढ़ाव, तनाव के कारण हो सकते हैं मुड़ी हुई पत्तियों के। उचित मिट्टी की तैयारी, नियमित सिंचाई, पर्यावरण परिस्थितियों से विकृत पत्तियों को हम रोक सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, वही चीजें, सही टाइम पे सिंचाई करेंगे, पर्यावरणीय स्थितियों को जो है कंट्रोल करेंगे, तो वो सारी चीजें हैं जो आपके किस में भी देखने को मिलेगी, इनमें भी, डिफॉर्म्ड लीव्स में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं टर्मेरिक की। टर्मेरिक का मतलब क्या हुआ, जो आपकी हल्दी है उसकी बात कर लेते हैं। और हल्दी में हम ये कहते हैं कि दो चीजें की जाती है, एक तो उसमें क्या होता है, पॉलिशिंग करते हैं, ठीक है, दूसरा उसमें कलरिंग करते हैं। ठीक है, पॉलिश का मतलब हो गया उसको साफ सुथरा करना ऊपर से, ठीक है, और दूसरा होता है उसको कलर देना, अच्छा पीला कलर दिखे इसके लिए। ठीक है, और हल्दी जितनी लेट हम निकालते हैं मिट्टी में से उतनी ही ज्यादा पीली होती है। वो नेचुरली जो पीली होती है वो लेट निकालने की वजह से होती है, और आर्टिफिशियली जो कलर लगाए जाते हैं वो बाद में लगाए जाते हैं ऊपर से। ठीक है, तो जो हल्दी आपको वास्तव में दिखाई दे रही है वैसी हल्दी एक्चुअल में होती नहीं है। ठीक है, वो बाद में पीली की जाती है, आगे बात समझिए, तो ऊपर से पीली नहीं होती है वो। तो ये बातें ध्यान रखना है। पॉलिशिंग कैसे करते हैं, बुआई के बाद
हल्दी के कंदों को साफ किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, बुआई का मतलब हो गया हार्वेस्टिंग के बाद, यहाँ पर ये बुआई नहीं आएगा, हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो बुआई के बाद क्या करते हैं, हल्दी के कंदों को साफ किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है और चमक बढ़ाने के लिए पॉलिश की जाती है। ठीक है, चमक बढ़ाते हैं। पर्पज की बात करें तो पॉलिशिंग हल्दी की उपस्थिति और बाजार मूल्यों को बढ़ाता है। ठीक है, पॉलिशिंग क्या करता है, आपके जो है एक तो हल्दी की जो उपस्थिति है और बाजार मूल्य है उसको सही ढंग से बताता है। ठीक है, रंगने की बात कर लेते हैं, कलरिंग की बात कर लेते हैं, रंग लगाना। ठीक है, तो इसमें हम होली के साथ जो है हल्दी के साथ होली खेलते हैं। ठीक है, यानी कि पीले कलर का इसमें रंग लगाते हैं। हल्दी प्राकृतिक व सिंथेटिक रंगों से रंगा जाता है ताकि वह अधिक आकर्षक लगे। ठीक है, रंगीन हल्दी अधिक आकर्षक लगती है और बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त करती है। तो नॉर्मली जो हल्दियां होती हैं हमारे पास आ रही है, ठीक है, या तो हम पैक्ड जो पहले से पिसी हुई हल्दी है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या फिर हल्दी हमारे पास आती है एक जो है डंठल के रूप में। ठीक है, तो वो जड़ी होती है। अब वो जड़े क्या है, हम उनको हल्दी को यहाँ पर लेकर आते हैं, वो कैसे आई हुई है, तो पहले उसको सुखाया जाता है, उसको पॉलिश करते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर कलर लगाते हैं। ठीक है, कलर लगाकर फिर यहाँ पर भेजेंगे, फिर हम उसको, अंदर से तो वो पीली होती है लेकिन ऊपर से थोड़ी सी पीली न होने के कारण बाजार में सही से दिखती नहीं है। ठीक है भाई, जो 1 साल की हल्दी होती है ना वो इतनी पीली नहीं होती है, 2 साल की होगी, 3 साल की होगी, तो वो जितनी ज्यादा लेट होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा मिट्टी में रहेगी उतने ही ज्यादा उसका पीलापन आएगा। जो आपका पौधा है वो ऊपर से सूख जाता है। ठीक है, मान लो 1 साल का पौधा था, आ गई बात समझ में। अब ये यहाँ पर हल्दी लग रही है, नीचे लगती है, यहाँ पर हल्दी लग रही थी, ये सूख गया। अब सूखने के बाद में क्या होता है, ये ऊपर से सूख गया लेकिन इसको निकालते नहीं है। यदि अच्छी क्वालिटी की हल्दी लेनी है तो इसको 1 साल में नहीं निकालो, 2 या 3 साल से निकालो मिट्टी में से, खराब नहीं होगी, वहीं पे पड़ी रहेगी। ठीक है, तो उसको निकाल कर फिर काम में लोगे, तब ज्यादा प्रॉपर अच्छे जो है आपकी हल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीजें आप हल्दी में ध्यान रखना। और कोई हल्दी उगाता है, क्योंकि हमारे तो उगाते नहीं है, यदि कोई आप में से है जिनके हल्दी उगाते हैं तो इसके बारे में और अच्छे से बता सकते हैं, वो ज्यादा प्रैक्टिकली जानते हैं। ठीक है, तो वो चीजें भी आप कमेंट में बता सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं इंपोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्पाइसेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि स्पाइसेज का क्या इंपोर्टेंस है पहली बात तो, और उनका आगे भविष्य में क्या स्कोप रहने वाला है। ठीक है, तो स्कोप का तो जब भी आपको किसी भी चीज के बारे में स्कोप पूछे ना, तो सीधा सीधा आप ये कहा करो कि भविष्य में जो है पॉपुलेशन बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिक्वायरमेंट जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, और डिमांड को सप्लाई करने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन लेना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इनको मार्केटिंग करनी है, इनको सही ढंग से पोस्ट हार्वेस्टिंग करनी है, तो ये सारी चीजों में स्कोप होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, स्कोप होता है। अब हम बात कर लेते हैं इंपोर्टेंस की। तो एक तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होता है, आप क्या करते हो, ये जो कृषि उत्पाद है, मसाले हैं, इनको आप स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचते हो। ठीक है, जिससे आपके अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मजबूती आती है। हम कई प्रकार के मसाले जो है एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और मसालों के चक्कर में ही हमारे देश की खोज हुई है। हम कहते हैं ना कि जो है ना अंग्रेजों ने हमारे देश, क्योंकि देश तो पहले भी था, ऐसा थोड़ी है कि अंग्रेजों ने बना दिया, देश तो पहले भी था, लेकिन क्या हुआ कि जो पहले मसालों का जो रूट था वो हमारी स्थलीय रूट हुआ करता था। ठीक है, लोग जो है स्थल से आया करते थे, जाया करते थे, लेकिन उसके बाद में यूरोप और जो हमारा देश है उसके बीच में जो है कनेक्शन कट गया, और वो बीच में जो है आक्रांताओं के कारण, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाने के कारण 200-250 साल तक वो नहीं रहा। तो लोग है ना उस रूट को भूल गए, फिर समुद्र से आए। ठीक है, समुद्र से आने के बाद में फिर ये जो जगह है नीचे वाली, जो केरल वाली जगह है, ये लोगों को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इन्होंने मसाले देखे, मसाले देखने के बाद में फिर ये मसाले हमारे यूरोप में जाने लगे। तो हमारे मसाले जो है यूरोप तक जाते हैं, यूरोप में मसाले नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो मसाले हैं वो अधिकतर कहाँ जाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हम यूरोप में, और यूरोप से पैसा कमाते हैं। तो अधिकतर जो मसालों वाली चीजें हैं वो अच्छा धन कमा कर देती है हमें यूरोप से। ठीक है, दूसरा, वैश्विक मसाला बाजार विशाल है। ठीक है भाई, लोगों को मसालों की आवश्यकता है तो बाजार बढ़िया है, और मसालों की मांग भी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि अच्छा खाना है। ठीक है, तो मसाला तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, एक तो आलू है उसको उबाल कर सीधा ही खा लो। ठीक है, एक उसी आलू को हम जो है मिर्च लगा के, उसी में हल्दी डाल के, भाई सब्जी बनाने का मतलब क्या है, सभी मसालों का यूज कर रहे हैं, उसमें हम धनिया डाल रहे हैं, उसी में हम जीरा डाल रहे हैं, उसी में हम हल्दी डाल रहे हैं। ठीक है, अदरक भी डाल लेते हैं, गरम मसाला डाल लेते हैं, और उसको छौंक कर क्या कर लेते हैं, हम जो है सब्जी बना लेते हैं। तो सब्जी मसालों का समावेश ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उससे स्वादिष्ट लगती है, इसलिए हम नॉर्मली सब्जी बनाते हैं। और इसी की लत किसको लग चुकी है, यूरोप वालों को लग चुकी है। अब वो भी मसालों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए फायदा ही है भाई।
तो ये चीज है। तो मसालों की डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी, तो आपको इसमें जो है दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आप जो है बढ़िया मसाला उत्पादन करो और बेचते रहो, यही स्कोप है। दूसरा है मेडिसिनल वैल्यू में। देखिए कई मसाले क्या होते हैं कि आपके मेडिकल में यूज किए जाते हैं, जो औषधीय गुण रखते हैं, ठीक है, जैसे टर्मेरिक हो गया, जिंजर हो गया, इनके तो औषधीय गुण है ही, इलायची के है, जो आपके कार्ड ये है ब्लैक पेपर है, इनके है। तो ये क्या करते हैं, ये कई प्रकार की दवाइयों में काम आते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी इनका अच्छा उपयोग होता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए मसालों का उपयोग बढ़ रहा है। कई मसाले स्वास्थ्य अनुपूरक में शामिल किए गए हैं, ठीक है। कल्चरल एंड जो आपके कुलिनरी सिग्निफिकेंस है उनकी हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो सांस्कृतिक और हम कहते हैं पाक महत्व, मुख्य रूप से क्या होता है कि कई प्रकार के हम जो ये आपके मसाले हैं, इनको हम भगवान के चढ़ाने में, इनमें भी काम में लेते हैं, ठीक है। विभिन्न सांस्कृतिक जो स्वाद होते हैं, कई प्रकार की व्यंजन बनाते हैं, ठीक है। अनुष्ठानों में हम हवन करते हैं, हवन में अधिकतर मसाले ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जिनमें हम मसालों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी कल्चर से भी जुड़े हुए हैं, तो इनका सांस्कृतिक जो महत्व है वो भी होता है, ठीक है। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल की बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक तो हम यूज करते हैं उसके आधार पर, रूट को यूज कर लिया, लीफ को यूज कर लिया, स्पाइस को यूज कर लिया, यानी कि मसालों को यूज कर लिया, तो इसके आधार पर। दूसरा होता है मौसम के आधार पर, ठीक है। तीसरा होता है आपका, हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के आधार पे बांट दिया, ठीक है, यहाँ के जो बारिश के आधार पे बांट दिया। तो प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से हम एक दो कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यूज के आधार पर, ठीक है। जैसे हम जो है आपका गाजर है, जो आपका ये है चुकंदर है, मूली है, इनको हम नॉर्मली क्या करते हैं, इनकी जड़ें हैं उन्हीं को काम में लेते हैं, ठीक है। तो जो फसलें जड़ों के रूप में काम में ली जा रही है वो रूट वेजिटेबल हो गई, ठीक है। तो ये रूट वाली वेजिटेबल्स है, ये सब्जियां पौधों की जड़ों से उगती है, ठीक है, जड़ों से निकलती है, इनका यूज होता है। लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां, ये सब्जियां पौधों के पत्तों से प्राप्त होती है, ठीक है, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गई, बथुआ हो गया, लेटस हो गया, इनको हम पत्तेदार सब्जियां ही कहते हैं, ठीक है। फ्रूट वेजिटेबल, जिनका फ्रूट काम में लेते हैं, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, कद्दू हो गया, शिमला मिर्च हो गई, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा फ्लावर, जिनका फ्लावर, फूल गोभी, ब्रोकली, ऑर्किड चौल, ये सब क्या होते हैं, फ्लावर ही होते हैं। सीड का बात करें तो मटर का, फलियों का, सोयाबीन का, इनका सीड काम में लेते हैं। स्टेम की बात करें तो शतावरी, आलू, आलू स्टेम होता है भाई, ध्यान रखना है ना, ये पूछा भी जाता है कभी कभी। आलू को हम नॉर्मली जड़ समझ लेते हैं, जड़ नहीं होता है आलू, स्टेम होता है, ठीक है। आलू क्या होता है, तना होता है, गोभी का तना, ठीक है। केबेज जो है आपका, ये भी एक तना ही होती है, ये ध्यान रखना। ब्लब वेजिटेबल, गेंद वाली जो फसलें होती है उनमें ओनियन, लहसुन, सलोट, ये सारा आ गए, ठीक है। इसके बाद में बेस्ड ऑन सीजन, सीजन के आधार पर, तो एक तो हम कहते हैं भाई समर में उगा रहे हैं तो समर सीजन हो गया, ये सब्जियां हम जो गर्मियों के मौसम है उसमें लगाते हैं, ये गर्मी और धूप के को अच्छी तरह से बढ़ती है, ठीक है, इनको रिक्वायरमेंट होती है गर्मी और धूप की। इनमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, टमाटर, शिमला मिर्च, इसके अलावा भिंडी हो गया, इन सबको हम क्या करते हैं, गर्मियों में उगाते हैं अधिकतर, तो गर्मियों की फसलें हो गई। फिर आ गई विंटर वाली, विंटर में हम क्या करते हैं, जो सर्दियों वाली फसलें हैं वो होती है, तो गोभी हो गई, पालक हो गई, मेथी हो गई, अभी के जो सीजन में हम उगा रहे हैं वो सारी क्या हो गई, आपके विंटर वाली वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं रेनी वेजिटेबल्स, ठीक है, रेनी यानी कि बरसात के टाइम पे उगा रहे हैं, तो ये सब्जियां बारिश के मौसम में उगाई जाती है, ठीक है, और बारिश में अधिक उग्मता के साथ सही ढंग से उगती है, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल है उसकी बात करें तो भिंडी को हम वहां भी उगा रहे थे, हम यहाँ भी उगा सकते हैं। बैंगन को, टमाटर को हम दोनों सीजन में उगा सकते हैं, ठीक है, शिमला मिर्च को भी हम दोनों सीजन में उगा सकते हैं। तो ये अधिकतर जो चीजें हैं ये आपके दोनों मौसम में, आपका जो गर्मियों का मौसम है उसमें भी और बारिश वाले मौसम में भी उगती है, ठीक है, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। या कुछ वेजिटेबल्स होती है जो सभी मौसम में उगाई जा सकती है, ठीक है, जैसे नॉर्मली हम आलू को यहाँ पर सर्दियों में उगाते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कई जगह पर जो है बारिश के टाइम पे भी आलू उगते हैं, ठीक है, बारिश के टाइम पे भी क्या उगते हैं, आलू उग जाते हैं। तो वो बातें हैं, ये सब्जियां ऐसी हैं जिनको विभिन्न मौसम में हम उगा लेते हैं। प्याज हो गया, प्याज को हम विंटर में भी उगाते हैं कई जगह पर। लहसुन हो गया, सलोट हो गया, इनको हम क्या करते हैं, अधिकतर अलग अलग मौसम में उगा सकते हैं। तो वो आल
सीजन वाली वेजिटेबल्स हो गई। फिर सब्जियों का महत्व और उनका दायरा यानी कि स्कोप हो गया, ठीक है। स्कोप क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंस में अभी हमने बात की थी, जो स्पाइसेज का इंपॉर्टेंस है वही इंपॉर्टेंस आपका अधिकतर यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पहली बात तो ये कई प्रकार के विटामिन, खनिज, फाइबर से भरपूर होती है, जो कि एक स्वस्थ आहार और सही शारीरिक कार्य के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। दूसरी बात, दायरा, जो स्कोप है उसकी बात कर लेते हैं। सब्जियों के स्वास्थ्य लाभों के प्रति बढ़ती जागरूकता उनकी मांग को बढ़ाती रहती है रही है, विशेष रूप से वैश्विक बाजार में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। हम सब्जियों को भी बाहर भेजते हैं और दुनिया भर के मार्केट में सब्जियों की भी डिमांड रहती है, ठीक है। आपने सुना होगा अधिकतर जो 90% प्याज होता है सऊदी अरब में, वो हमारे से ही जाता है, हमारे वाले देश से ही क्या होता है, प्याज एक्सपोर्ट होता है। तो प्याज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आलू को एक्सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारी जो सब्जियां हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अधिकतर सब्जियां यहाँ से जा रही हैं, तो वहां से पैसा आ रहा है, तो इकोनॉमिक वैल्यू के लिए ये जरूरी होती है, इकोनॉमी के लिए, ठीक है। प्रमुख कृषि के वस्तुओं में सब्जियां स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर व्यापारिक होती है, जिससे पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है। राजस्व का मतलब पैसा प्राप्त होता है, ठीक है। सब्जियां दुनिया भर के अधिकांश व्यंजन में मुख्य रूप से घटक होती है, जो कि पकवान में स्वाद और बनावट व रंग को बढ़ाती है। सब्जियों की पाक विविधता, पाक विविधता का मतलब स्वाद की बात है यहाँ पर, ठीक है। किसकी बात है, स्वाद की। तो इसमें अलग अलग विशाल है, इनका उपयोग विभिन्न संस्कृतियों व्यंजनों के अनुरूप किया जाता है, ठीक है। तो कई प्रकार की सब्जियां बनती है, एक ही सब्जी से हम कई प्रकार की जो है सब्जियां बना लेते हैं, उनसे मिठाइयाँ बना लेते हैं, उनसे हम कई प्रकार के जो है व्यंजन बना लेते हैं। तो ये इसके वेरिएशन को बताता है, ठीक है, स्वाद को बताने का काम करता है। हेल्थ बेनिफिट्स, तो सब्जियों के कई हेल्थ बेनिफिट्स है, हृदय से संबंधित, कैंसर, मोटापे, इन सबको कम करती है। तभी तो कहते हैं कि 350 ग्राम रोज सब्जियां खाया करो। तो आप खाते हो या नहीं खाते हो, आप भी खाना स्टार्ट कर दो, सब्जियों का इंपॉर्टेंस होता है भाई, ठीक है। और आजकल तो ये है जो हमारा जो नेचर है पता नहीं कैसा हो गया है, हम जाते हैं और बाजार वाली चीजें, ये जो मैदा से बनी हुई चीजें हैं, ठीक है, चाहे पतासी हो, चाहे आपकी कचौरी हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी समोसे हो, ऐसी चीजें खाते हैं, बकवास चीजें, जिनमें जो है बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, हमारे डाइजेशन को खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छा बनाए रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए कच्ची सब्जियां, ज्यादा से ज्यादा कच्ची सब्जियां खा सको उतनी खाओ, ठीक है। ये स्वास्थ्य के लिए सही रहती है, इनमें फाइबर होता है और फाइबर हमारे डाइजेशन को बेस्ट बनाता है, ठीक है। जिन लोगों को ये बातें थोड़ी अजीब लग रही है, आप सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसको जो है थोड़े दिनों के बाद में आपको महसूस हो जाएगा, जब एक बार जो है हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है और उस परिस्थिति से हम गुजरते हैं, तब हमें एहसास होता है कि ये चीजें ठीक है, सब्जियां हमें खानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ठोकर लगे बिना लोग सुधरते नहीं है। तो वही बात है, आपको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्वस्थ आहार पर बढ़ते ध्यान के साथ ताजगी, जैविक पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट, तो क्या होता है, सब्जियों को हम कई चीजों के साथ में उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए भी जानी जाती है, ठीक है, सस्टेनेबल खेती के लिए भी जानी जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा प्याज को नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो है कई सब्जियों के साथ में उगा देते हैं, ठीक है। तो दो सब्जियां एक साथ हम डाइवर्सिफाई करके उगा रहे हैं, तो इसी प्रकार ये साथ में ही हो जाती है, सब्जियां जो है साथ में आपके अदर फसलों के साथ में भी हो जाती है। तो सब्जियां पर्यावरणीय रूप से अनुकूल फसलें होती है, क्योंकि इनकी अन्य फसलों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। ये मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार करती है, ठीक है। इसके अलावा सतत कृषि प्रथाओं की ओर बढ़ना हुआ रुझान सब्जी उत्पादन को अधिक पर्यावरणीय अनुकूल बना रहा है और पर्यावरण के प्रभाव को कम कर रहा है, ठीक है। तो ये पर्यावरण में भी जो है अच्छा रोल है इनका। स्कोप इन एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में अच्छा स्कोप है, कह दिया ना कि ये जो आने वाला टाइम है इसमें क्या होता है, अधिकतर चीजें जो है डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो वहां पर जो है मुनाफा ज्यादा होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो है आपको क्या करना है, एक सोल्यूशन तैयार करना है कि लोगों की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, ठीक है। तो उसमें ही यहाँ पर एक स्कोप तैयार हो जाता है, तो यहाँ पर आप काम कर सकते हो भविष्य में। इसके अलावा मार्केटिंग डिमांड, मार्केट की जो डिमांड है वो कंटिन्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ और खाद्य उत्पाद में उनके विभिन्न उपयोगों के कारण वैश्विक स्तर पर सब्जियों की मांग क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। सुपरमार्केट चेन, जैविक खाद्य बाजार का विस्तार, पौधों में आधारित आहारों का बढ़ना सब्जी उत्पादन के लिए नए अवसर उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो ये सब्जियां क्या कर रही है, क्योंकि इनका एक अहम रोल होता है, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो उसमें हो या किसी भी लेवल पे आप ले लो, वहां पर इनका अहम क्या होता है, रोल होता है।
उस रोल को पूरा करने के लिए सब्जियां जरूरी होती है, तो सब्जियों की रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी होती है। ठीक है, इसके बाद में बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपकी पीडीएफ यहाँ पर क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, जिसकी हमने चर्चा कर ली है। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, गैस पेपर में हमने सब्जियां भी ऐड की थी, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, इनको ऐड किया था, लेकिन इनको हमने पढ़ाया नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि सब्जियों का एक एक करके हम 8-10 सब्जियां पढ़ाते, वो सारी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ाते तो पेपर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ये आपका सॉल्यूशन वाला। तो उनको आप अपने खुद के स्केल पे पढ़ोगे, खुद के आधार पे पढ़ोगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें कवर करवा दी गई है। इस पीडीएफ के लिए आप कहाँ पर संपर्क करोगे, जो ब्राइट एग्रो क्लासेज है, ठीक है, ब्राइट एग्रो क्लासेज है, वहां पर संपर्क करोगे। ठीक है, वहां पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। जो फोल्डर है गैसेज पेपर के फोल्डर और साथ में जो दूसरे फोल्डर है, दोनों बने हुए हैं। जो आपके ओल्ड पेपर हैं उनके भी बने हुए हैं। इसका ओल्ड पेपर हमने पहले ही करवा दिया था। यदि वो आपको देखना है, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे कैसे आए हुए हैं, तो यूट्यूब पे उसको भी सर्च करके देख लेना, आपको क्लास मिल जाएगी। इसके साथ में ही किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो आपको, ठीक है, तो वो यहाँ से इन नंबरों से संपर्क कर लेना, पूछ लेना। ठीक है, चैनल को आपको क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ये तीनों चीजें जरूर करनी है। ठीक है, और एक सुंदर सा कमेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हम आपके फीडबैक से सीखते हैं, आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, उसके लिए आप एक कमेंट जरूर छोड़ के जाओगे। ठीक है, अब ये क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, यहीं पे बंद करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।